ये प्रूव करने के लिए कि इंसान और ज़ॉम्बी सच में बच्चे पैदा कर सकते हैं, विक्टर ने सीधा एक थोड़ी साफ सुथरी फीमेल ज़ॉम्बी को रस्सी से बांध दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब बिना वार्निंग अचानक डिजास्टर आया और लगभग 90% ह्यूमैनिटी ज़ॉम्बीज में बदल गई। लेकिन किस्मत के एक अजीब खेल की वजह से विक्टर ने एक्टिवेट किया एक रोमांस स्ट्रैटेजी सिस्टम जिसका इस अपोकलिप्स से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और ठीक उसी मोमेंट पर एक कतई जहर सुंदर फीमेल ज़ॉम्बी विक्टर के सामने टपक गई, बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर। इससे विक्टर को तुरंत एक बात चमक गई, रोमांस सिस्टम में लगता है स्पीशीज की कोई लिमिटेशन नहीं है ना। और भाई, इतनी ब्यूटीफुल ज़ॉम्बी को हाथ से जाने देना तो इस तोहफे की घोर इंसल्ट होगी। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई, विक्टर ने तुरंत अपनी रस्सी बाहर निकाली और पॉकेट से मौका पकड़ा और जोर से घुमाकर एकदम सटीक निशाने से उस फीमेल ज़ॉम्बी को फंसा लिया। वो वहीं जोर से चीख पड़ी, पर अगले ही सेकंड विक्टर ने जबरदस्ती एक कपड़ा उसके मुंह में थॉन्स दिया। एक जिंदा इंसान की महक इतने करीब से सूंघकर वो ज़ॉम्बी बिल्कुल पागल हो गई। उसका छोटा सा सर विक्टर के साने के लिए बुरी तरह तड़प रहा था। फिर भी विक्टर ने एक्साइटमेंट में एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल सिस्टम का नोटिफिकेशन उसके दिमाग में धमाके की तरह आया। बधाई हो होस्ट, हैंड होल्डिंग मिशन कंप्लीट करने के लिए। टारगेट क्लोई मिलर, पहचान फीमेल कॉलेज स्टूडेंट, करंट स्टेटस ज़ॉम्बी अफेक्शन 0। हैंड होल्डिंग का रिवॉर्ड 100 किलोग्राम ताज़ा मांस। फर्स्ट किस का रिवॉर्ड ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन। कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट रिवॉर्ड जेनेटिक एवोल्यूशन सीरम। इतने तगड़े रिवॉर्ड्स देखकर विक्टर की सांसें तेज हो गईं। बस 100 किलोग्राम मीट का स्टार्टिंग रिवॉर्ड ही विक्टर के लिए काफी था कि वो अगले 2.5 साल मजे में काट सके। और ऊपर से वो 2 गॉड टियर ट्रेजर्स जो मिले थे, उनका तो क्या ही कहना। पर असली सिरदर्द और प्रॉब्लम अब ये थी कि आखिर वो कैसे क्लोई का अफेक्शन लेवल अप करे। थोड़ा सोचने के बाद विक्टर ने अपना हाथ बढ़ाया और क्लोई के मुंह से वो कपड़ा निकाल दिया। वो तुरंत उस पर पागलों की तरह गरजने लगी। उसके नुकीले दांत आपस में खटखट करा रहे थे, एकदम खौफनाक आवाज के साथ। बिना किसी शब्द के विक्टर ने एक कच्चा मीट का टुकड़ा सिस्टम स्पेस से निकाला और सीधा उसके मुंह में ठूस दिया। दहाड़ना तुरंत बंद हो गया और वो फटाफट उस मीट को भुक्कड़ की तरह चबाने लगी। ये देखकर विक्टर ने बस एक ठंडी आह भरी। इसके इतने खतरनाक मॉन्स्टर फैंग्स देखकर वो अपने फर्स्ट किस रिवॉर्ड के बारे में अभी भूल ही गया। तभी अचानक पड़ोस वाला दरवाजा खुला। वहां से एक मर्द और एक औरत बाहर निकले। उस औरत ने तुरंत अपना मुंह खोला। ओए हैंडसम, मैंने और मेरे हस्बैंड ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम्हारे पास इतनी फूड लूट है कि तुम ज़ॉम्बीज तक को फीड कर रहे हो। क्या थोड़ा हमारे लिए भी स्पेयर कर सकते हो? ये दोनों एक न्यूली वेड नूब कपल थे, लियम स्मिथ और सारा स्मिथ। ये हमेशा टेकआउट और फैंसी रेस्टोरेंट्स पे ही पलते थे, तो इनके घर की इन्वेंट्री में फूड स्टोरेज 0 था। अपनी पिछली पास्ट लाइफ के टाइमलाइन में विक्टर इनकी मीठी बातों के ट्रैप में फंस गया था और बेवकूफों की तरह अपना सारा फूड इनके साथ शेयर किया, ये सोचकर कि शायद वो ग्रेटफुल होंगे। लेकिन जब विक्टर लूट सर्च करने बाहर गया सप्लाईज के लिए, उन कमीनों ने उसका पूरा रूम लूट लिया था, एकदम साफ। बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और खोलने से साफ मना कर दिया, चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए। अब कोई चांस ही नहीं था कि विक्टर इन जैसे एहसान फरामोश कचरे को एक निवाला भी देगा। लेकिन सारा शायद काम आ सकती है। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, सिस्टम इंटरफेस तुरंत पॉपअप हुआ। नेम सारा स्मिथ, आइडेंटिटी एक आम हाउसवाइफ, अफेक्शन 0, हैंड होल्डिंग रिवॉर्ड 100 केजी ताजे फल और सब्जियां, फर्स्ट किस रिवॉर्ड एक फुली फर्निश्ड 1200 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट, कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट रिवॉर्ड एक लग्जरी विला जो 10,000 स्क्वायर फीट में फैला है। इन रिवॉर्ड्स को देखकर विक्टर के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ गई। अपोकलिप्स में 100 केजी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, भाई बैलेंस न्यूट्रिशन भी उतना ही जरूरी था जितना कुछ। विक्टर को मुस्कुराते देख उसने इन दोनों को लगा कि भाई ने डील फाइनलाइज कर दी है। लियम ने तुरंत उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने की कोशिश की। बोला, 10 पाउंड बीफ से शुरुआत करो और फिर 3 गैलन प्योरीफाइड वाटर भी निकालो। विक्टर को एक्सट्रीम रेज में हंसी आ गई। मैंने कब अग्री किया? अगर मेरे पास इतना लूट हो कि कुत्तों को खिलाना पड़े, तब भी मैं तुम जैसे नमक हरामों को एक सिंगल स्क्रैप भी नहीं दूंगा। ये सैवेज वर्ड्स बोलकर उन्हें उनकी औकात दिखाई और विक्टर ने सीधा क्लोई को कमरे में धकेल दिया। लियम ने गुस्से में विक्टर को घूरा, धात पीसते हुए अटैक करना चाहा, पर डर गया उस खतरनाक ज़ॉम्बी को साइड में देखकर। वापस रूम में विक्टर ने क्लोई को फिर से टाइड अप किया और चिल होके अपना सिस्टम पैनल एक्सेस किया। टू हिज शॉक, क्लोई का अफेक्शन स्टैट उल्टा 5 पॉइंट से लेवल अप हो गया था। विक्टर को तुरंत उन खतरनाक इवॉल्व ज़ॉम्बीज की याद आई
जो उसकी पिछली लाइफ के आखिरी स्टेजेस में इंटेलिजेंट हो गए थे। क्या क्लोई भी इवॉल्व होगी? और सिर्फ थोड़े से मांस ने उसका अफेक्शन सीधा 5 पॉइंट्स बढ़ा दिया, जिसने उसे इम्प्रेस करना किसी आम लड़की को पटाले से कहीं नहीं ज्यादा इजी बना दिया था। ये सोचते हुए विक्टर ने कुछ और कच्चे मीट के पीसेस निकाले और उसे खिलाए, और सक्सेसफुली उसका अफेक्शन स्कोर 10 पॉइंट्स तक पहुंचा दिया। विक्टर मोमेंटम बरकरार रखते हुए उसे और खिलाना चाहता था, मगर जब उसने क्लोई का छोटा सा गोल पेट देखा तो उसने फिलहाल रुकने का फैसला किया। मुंह में वापस कपड़ा ठूसने के बाद विक्टर अपना अगला मूव प्लान करने लगा। ज़ॉम्बी आउटब्रेक के 1 महीने बाद आउटब्रेक एक खौफनाक और एक्सट्रीम ठंड की लहर टूटने वाली थी, जिसका मतलब था कि विक्टर के पास तैयारी के लिए अब बस 20 दिन से थोड़ा ज्यादा वक्त बचा था। सबसे पहले उसे सप्लाईज का मिशन हैंडल करना था, क्योंकि फूड और वाटर सर्वाइवल के लिए सबसे बेसिक एलिमेंट्स हैं। इसके बाद विंटर क्लोथिंग और मेडिसिन की बारी आई। ये सब तो फिर भी मैनेजेबल था, लेकिन जब बात आई सबसे क्रिटिकल पार्ट की, एक सेफ हाउस, विक्टर के पास इसका कोई सुराग नहीं था। वो सेफ हाउस ना सिर्फ अल्ट्रा स्ट्रांग होना चाहिए था, बल्कि उसे इस ब्रूटल ठंड के दौरान टेम्परेचर भी स्टेबल मेंटेन करना था। एक ऐसी रेडीमेड बिल्डिंग ढूंढना जो हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करे, वो तो जन्नत की सीढ़ी चढ़ने से भी मुश्किल काम था। और जहां तक विक्टर को पता था, ऐसी कोई जगह कहीं नहीं थी कोस्ट सिटी में। लेकिन ठीक तभी उसके दिमाग में एक ओपी आइडिया चमका और उसे अचानक सारा का वो फर्स्ट किस रिवॉर्ड याद आया। तो उसने तुरंत अपने माइंड में सिस्टम को पुकारा। सिस्टम, जो घर तुम रिवॉर्ड में देते हो, क्या वो पहले से बना है या वो हवा से स्पॉन हो सकता है? सिस्टम ने जवाब दिया, सारे रिवॉर्डेड हाउसेस हवा से ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। होस्ट कोई भी कंस्ट्रक्शन लोकेशन डेजिग्नेट कर सकता है। फिर क्या? अगर मेरी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हों घर के लिए, जैसे कि मुझे वो टाइटेनियम एलॉय से बना चाहिए और मुझे एक सीक्रेट एग्जिट, एक स्टोरेज रूम और मेडिकल और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट चाहिए। सिस्टम कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हुआ और फिर बोला, होस्ट को आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करनी होगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन और मेडिकल इक्विपमेंट इंक्लूडेड नहीं है और होस्ट को ये खुद ही हैंडल करना होगा। वो आंसर सुनते ही विक्टर का एक्साइटमेंट लेवल मैक्स हो गया। अगर बात ऐसी थी तो उसके टाइटेनियम एलॉय सेफ हाउस का ड्रीम सच में रियलिटी बनने वाला था। तभी अचानक दरवाजे पर एक नॉक की आवाज गूंजी। सारा वहां हॉलवे में अकेली खड़ी थी। काफी देर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला था और उसकी एंग्जाइटी लेवल पीक पर पहुंच गई थी, क्योंकि हॉलवे के दोनों साइड काला अंधेरा छाया हुआ था। किसे पता कब कोई ज़ॉम्बी अचानक से अटैक कर दे। जब वो गिव अप करने ही वाली थी तब दरवाजा खुला। सारा के फेस पर खुशी की एक रे ऑफ होप दिखी, पर जैसे ही उसने विक्टर के हाथ में किचन नाइफ देखी, उसका दिल बैठ गया और उसने पैनिक मोड में एक्सप्लेन किया, अब गलत मत समझना, मैं कोई वेपन तो नहीं है। विक्टर ने अपनी आंखें नैरो की और उसे ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन किया। सारा को भी रियलाइज हो गया कि विक्टर उसे जज कर रहा है। नॉर्मल सिचुएशन होती तो वो कब का एक सॉलिड थप्पड़ चुपका देती, पर अब वो खुद हेल्प मांग रही थी तो बस वो एक फेक स्माइल ही दे पाई। मैं पूछना चाहती थी कि क्या थोड़ा सा खाना बोरो कर सकती हूँ? विक्टर ने उसे घटिया लुक दिया। नहीं, मैं तुम्हारा लॉस नहीं होने दूंगी अगर तुम मुझे थोड़ा फूड दे दो। पर विक्टर उसके इस ड्रामा में बिल्कुल नहीं फंसा। तुम क्या? अगर साफ साफ नहीं बोला तो मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद भी सारा वहीं बिना हिले डुले खड़ी रही। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई ज़ॉम्बी शायद अचानक बाहर से चार्ज करते हुए आ गए? तो जैसे ही विक्टर ने बोलना खत्म किया, ज़ॉम्बी की दहाड़ दूर से एको हुई। सारा का सुंदर चेहरा इंस्टेंटली मौत जैसा पीला पड़ गया और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय खुद को संभाल कर अंदर आने के। ठीक उसी मोमेंट पर जब विक्टर दरवाजा बंद कर रहा था, उसकी नजरें हॉल के पार वाले लियाम से जा मिली। ठीक उसी मोमेंट जब लियाम को रियलाइज हुआ कि वो स्पॉट हो गया है, उसने तुरंत अपना सर पीछे अंदर खींच लिया। विक्टर हल्का सा हंसा और दरवाजा बंद कर दिया। वो बंदा सच में एक नेचुरल बॉर्न कछुआ था, प्रो लेवल का टैलेंट सर अंदर खींचने में। जैसे ही क्लोई ने सारा को कमरे के अंदर देखा, वो इंस्टेंटली हाइपर हो गई। सारा इतनी डर गई कि उसने इंस्टिंक्टिवली पीछे कदम बढ़ाए और चिल्ला पड़ी। जैसे वो पीछे हट गई, तूने अपने घर में एक ज़ॉम्बी को क्यों रखा है? तुझे डर बिल्कुल नहीं लगता? विक्टर एकदम चिल था। इसमें डरने की क्या बात है, सिर्फ एक ज़ॉम्बी ही तो है। ये सुनकर सारा इंस्टिंक्टिवली विक्टर को लियाम के साथ कंपेयर करने लगी, सोचते हुए कि अगर उसके पति में विक्टर का आधा जिगरा भी होता तो उसे कभी यहाँ आके ये घटिया ह्यूमिलिएशन झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सोचते ही सारा ने एक ठंडी सांस ली। बस बोल दे, खाने के लिए मुझसे एग्जैक्टली क्या करवाना चाहता है तू? थोड़ी देर बाद सारा वापस लिविंग रूम में आई और विक्टर पर एकदम रफ टोन में चिल्लाई, मैंने वो सब किया जो तूने बोला था, कहाँ है खाना? विक्टर ने धीरे से फ्रिज का गेट खोला, जानबूझकर सारा को दिखाते हुए कि ये एकदम फ्रेश मीट से फुल था। उसी इंस्टेंट सारा के दिमाग में एक ख्याल चमका, क्या उसे विक्टर को धेर कर देना चाहिए? पर एंड में दिमाग की बत्ती जली और होश आया।
सच तो यह है कि विक्टर हर वक्त सारा की हर एक मूव को स्कैन कर रहा था, तो जब उसने कोई मूव नहीं दिखाई तो वो एक्चुअली थोड़ा निराश हो गया। वो बस इतने करीब सेल्फ डिफेंस क्लेम करने के। फिर विक्टर ने लगभग 1 पाउंड बीफ निकाला और बड़े तशन से उसके सामने फेंक दिया। सारा ने जमीन पर पड़े मीट को घूरा, एकदम गंदे एक्सप्रेशन के साथ। बस इतना सा दे रहे हो? अरे ये भी बहुत है, मैं तो ओरिजिनली सिर्फ आधा पाउंड देने का सोच रहा था। सारा को रत्ती भर आइडिया नहीं था कि इस अपोकलिप्स में 1 पाउंड मीट कितना बड़ा जैकपॉट था। उसे तो बस उसके दिमाग में वही दिन घूम रहा था जब लियम लेओस से शादी की थी, जब सिर्फ उस एक एंगेजमेंट डायमंड रिंग की कीमत ही पूरे $50,000 थी, और यहां तक कि उस पूरे विला के पेपर्स पे भी सिर्फ उसका ही नाम लिखा हुआ था। सैरा ने एक गहरी सांस ली और आखिर में वो नीचे झुकी और उसने जमीन से वही मीट उठा लिया। फिर वो वहां से निकल गई, अपने चेहरे पर एकदम ठंडा एक्सप्रेशन लिए। उसे इस हाल में देखकर विक्टर को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा खुश था। सारा जितनी ज्यादा मिजरेबल फील करती, विक्टर का रिवेंज लेने का जुनून उतना ही तगड़ा होता गया। फिर तुरंत विक्टर ने खुशी खुशी अपना सिस्टम पैनल खोला और वहां वो अपार्टमेंट और सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सप्लाई अनक्लेम्ड रिवॉर्ड्स के तौर पर मार्क हो चुकी थी। हालांकि वो 1200 स्क्वायर फीट वाला अपार्टमेंट थोड़ा छोटा था, पर विक्टर के पास इससे डील करने का सॉलिड जुगाड़ था। उसके साथ मैनेज कर लेगा, बस कोई ऐसी बंदी मिल जाए जिसका स्टेटस सैरा जैसा हो, तो वो इसे पुराने बेस पर ही और भी एक्सपैंड कर सकता था। अब बस एक ही मेन मिशन बचा था, सेफ हाउस का ब्लूप्रिंट। किस्मत से कोस्ट यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में शायद कुछ सर्वाइवर्स अभी भी जिंदा हों। इसका मतलब विक्टर को अब फील्ड ट्रिप पर बाहर जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह सवेरे ही विक्टर ने सप्लाईज की रेडिंग शुरू कर दी और उसका फर्स्ट टारगेट था अपार्टमेंट 504, ठीक सामने वाला हॉल। उसने डायरेक्ट एक वायर निकाली और माइथोंग दी, और देखते ही देखते उसने डोर को मक्खन की तरह खोल दिया। जैसे ही उसने अंदर एंटर किया, उसे बेडरूम से एक घिनौनी चबाने की साउंड सुनाई दी। विक्टर ने शांति से बेडरूम का डोर पुश किया और देखा कि एक बुढ़ा आदमी, सफेद बालों वाला एक सर, एक बेड पर पड़ी लाश को नोच रहा था। भाई, ये तो एक्सट्रीम क्रीपी है, विक्टर धीरे से बड़बड़ाया। जैसे ही उसने किचन नाइफ पकड़ी और उसे ज़ॉम्बी पर दे मारा, पर उस स्ट्राइक का घंटा कुछ डैमेज नहीं हुआ, बस उसने उसे पूरी तरह भड़का दिया। वो बुद्धा घूमा और विक्टर पर झपटा, अपने नंगे दांत और नाखून दिखाते हुए। विक्टर ने सीधा उसकी छाती पर एक सॉलिड किक मारी और उसे पीछे उड़ा दिया। फिर आगे लपका और तब तक कई बार स्ट्राइक किया, जब तक वो ज़ॉम्बी हमेशा के लिए हिलना डुलना बंद नहीं कर गया। शांत होने के बाद ही विक्टर को रियलाइज हुआ कि उसके हाथ वाली किचन नाइफ की ब्लेड पर 2 डेंट पड़ चुके हैं। आखिरकार वो सिर्फ एक किचन नाइफ ही तो थी, मीट काटने के लिए तो सही थी, पर जब बात ज़ॉम्बी के बोन्स को चॉप करने की आई तो ये बिल्कुल काफी नहीं था। अब टाइम आ गया था कि विक्टर एक ज्यादा तगड़ा और सूटेबल लेवल का वेपन ढूंढे। दोपहर तक विक्टर ने फाइनली 5th फ्लोर के सारे 6 रूम्स का एरिया पूरी तरह स्वीप करके क्लियर कर दिया था। टोटल स्टैट्स, उसने 3 ज़ॉम्बीज ढेर किए और उसे 1 केस मॉल्ट बियर मिला, साथ में 7 बॉटल्स मिसलेनियस पिल्स और एक प्रोटीन पाउडर का टब लूट लिया। माना कि ये लूट काफी सॉलिड थी, पर वो पहले जो एकदम शार्प किचन नाइफ था वो अब पूरी तरह से टूटकर रुइन हो चुका था। लक ने साथ दिया, विक्टर को एक मेटल का बेसबॉल बैट मिल गया। 2-3 बार उसे स्विंग करने के बाद वो उसके हाथों में काफी सही लगा। दूसरी तरफ सैरा और लियम ने पीप होल से विक्टर का वो पूरा ज़ॉम्बी स्लिंग स्लॉटर का प्रोसेस अपनी आंखों से लाइव देखा। विक्टर का वो लगभग पागलपन वाला डिरेंज्ड लुक देखकर उन दोनों ने डर के मारे थूक निकला। किस्मत का शुक्रिया मना रहे थे कि उन्होंने कोई बेवकूफ़ी नहीं की, वरना अब तक तो उनका गेम ओवर हो गया होता। जब उन्होंने पड़ोसी दरवाजा बंद होते सुना, तभी उन दोनों की बाहर निकलने की हिम्मत हुई। उन्होंने एक एक करके सारे रूम स्कैन किए, इस उम्मीद में कि शायद विक्टर से कुछ खाना छूट गया हो, पर किस्मत खराब, विक्टर ने पूरी जगह को इतनी लेवल से साफ कर दिया था कि उन दोनों को एक निवाला तक नहीं मिला। अबे यार, क्या वो कमीना किसी भुक्कड़ टिड्डी का रीइंकार्नेशन है क्या? उसने एक बाइट तक पीछे नहीं छोड़ा। लगता है मुझे स्टेक मिला, पर इस पे तो कब की फपून लग चुकी है। विलियम की आंखों में चमक आई और उसने तुरंत कहा, हनी, तुम जाकर उससे थोड़ा और खाना क्यों नहीं मांगती? सैरा बिल्कुल राजी नहीं दिखी। हमने अभी तो खाया था, कल की ही बात है। अभी हमारा हंगर बार फुल है, तो क्यों ना थोड़ा और वेट करें? अभी हमें भूख नहीं है, पर स्टैमिना देर सवेर ड्रॉप तो होगा ही। क्या तुम तब तक वेट करोगे जब तक वो सारा लूट उस ज़ॉम्बी को ना खिला दे मिशन स्टार्ट करने से पहले? सारा को हेजिटेट करते देख लियम ने तुरंत सिंसियर फेस वाला बफ एक्टिव किया, उसका हाथ पकड़ा और बोला, हनी, मुझे तुम्हारे साथ सर्वाइव करना है। हम पक्का इतने दिन जिंदा रहेंगे कि नेशनल गार्ड की रेस्क्यू टीम को देख सके। हस्बैंड की प्लीडिंग आंखों को देखकर सारा ने अपने दांत पीसे। फाइन, मैं जाती हूँ।
उस पल जब सैरा ने अंदर एंट्री ली, उसे एक एस रैंक लेवल की इररेजिस्टिबली डिलिशियस खुशबू आई। जस्ट तभी विक्टर किचन से बाहर आया, राइस कुकर पकड़े, और उस अंदर फुल पॉट स्ट्यूड मीट का लूट था, बीफ और आलू। फिर उसने एक चिल जूस की बॉटल खोली और फुल सिस्टम वाइब में काउच पर बैठ गया खाना पेलने। सैरा उस खुशबू से इतनी टेम्प्ट हुई कि थूक घुट रही थी, पर जब तक बॉस विक्टर ने कुछ बोला नहीं, वो बस वहां ऑकवर्डली खड़ी रह गई। 2 बाइट्स के बाद विक्टर ने फाइनली ऐसे एक्ट किया जैसे सडनली उसे याद आया हो कि वो वहां है। मैं तो तुम्हें भूल ही गया। बोलते बोलते विक्टर उठा, एक प्लेट उठाई और उसमें थोड़ा मीट लोड किया। सारा को लगा ये लूट उसके लिए है, और जैसे ही उसने खुशी खुशी हाथ बढ़ाया, विक्टर सीधा उसके साइड से निकल गया और डायरेक्ट काउच की तरफ बढ़ा। उसने क्लोई के मुंह से कपड़ा खींचा और क्लोई ने तुरंत अपना चेहरा प्लेट में घुसा दिया और फर को ऐसे निगलने लगा जैसे कोई भूखा मॉन्स्टर। सारा वहां खड़ी रह गई, बेचारी फुल ऑन ऑकवर्डनेस और एम्बैरेसमेंट में। उसने एक हल्की सी खांसी की और जबरदस्ती टॉपिक चेंज कर दिया। तूने आज पूरा का पूरा 5th फ्लोर क्लियर कर दिया? हाँ, मैं निकलने तैयारी कर रहा हूं। तो निकलने से पहले मुझे ज्यादा से ज्यादा सप्लाईज लूटने होंगे ऑब्वियसली। जैसे ही सारा ने यह सुना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तू जा रहा है? बाहर हर जगह ज़ॉम्बीज़ का आतंक है, तू भला कहां जा सकता है? विक्टर ने स्मर्क किया पर सीधा जवाब नहीं दिया। क्यों, क्या तू मुझे जाते हुए नहीं देख सकती? ये सुनते ही सारा चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई, जैसे वो कह रही हो, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। अगर तू बाहर मर गया ना तो मुझे मजा आएगा। पर भले ही उसने ये कहा, लेकिन वहां अभी भी उसकी आंखों में फिक्र की एक लकीर छिपी थी। अगर विक्टर सच में सारा खाना अपने साथ ले गया तो वो और लियम यहां तड़पने के लिए भूखे मर जाएंगे। तो बोलो फिर, तुम एग्जैक्टली मेरे पास किस काम से आई हो? मुझे फूड ट्रेड करना है। विक्टर अपनी एक मॉकिंग हंसी रोक नहीं पाया। उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि सारा दोबारा पलट कर आएगी, पर वो इतनी ढीठ और बेशरम निकलेगी ये उम्मीद नहीं थी। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए और विक्टर ने पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग को पहले ही तहस नहस करके छान मारा था। और उन कुछ दिनों में क्लोई की एपेटाइट और भी आउटरेजस होती गई। शुरुआत में सिर्फ आधा पाउंड मीट उसका पेट भरने के लिए काफी था, पर अब 2 पाउंड्स भी मुश्किल से काफी था। और फिर भी उसके नन्हे से पेट पे फूलने का कोई साइन नहीं था, बिल्कुल फ्लैट। अगर उसके अफेक्शन पॉइंट स्टेडीली इंक्रीज नहीं हो रहे होते तो विक्टर का सच्ची में उसे खिलाते रहने का कोई मूड नहीं था। अब क्लोई को समझ आ रहा था या नहीं, विक्टर ने उसे खुलेआम थ्रेटन करना शुरू कर दिया। देख, पिछले 6 दिनों से तुझे फीड कर रहा हूं मैं। अगर अब भी तूने मुझे काटने की डेयर दिखाई तो तुझे यहीं मरने के लिए अकेला छोड़ दूंगा। ये बोलने के बाद विक्टर ने उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया। इस बार क्लोई ने पुरानी तरह कोई वाइल्ड रोर नहीं किया, बल्कि उसने बस अपना मुंह खोला और शांति से विक्टर के फीड करने का वेट करने लगी। अगर काटा ना तो खाना पीना सब बंद, समझी? गॉट दैट? क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रही है तो मैं इस साइलेंस में तेरी हाँ ही मान रहा हूं, समझ गई? क्योंकि तू बिल्कुल साइलेंट मोड पे है, इसलिए इस डील को फाइनल समझकर लॉक कर रहा हूं। विक्टर ने फुल कॉशन के साथ अपना हाथ बढ़ाया क्लोई की तरफ और उसने तुरंत अपना मुंह खोला और बिना किसी हेजिटेशन के उसे काटने की कोशिश की। विक्टर इंस्टेंटली चिल्लाया, नहीं! क्लोई स्टन रह गई 1 सेकंड के लिए उसकी आवाज से। फिर उसने अपना सर टिल्ट किया और उसे देखा। विक्टर ने फिर से ध्यान से अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर क्लोई अब भी उसे काटने पर ही तुली थी, बिल्कुल वैसे ही। ये बैक एंड फोर्थ रिपीट हुआ 1 दर्जन से भी ज्यादा बार, और ठीक जब विक्टर गिव अप करने ही वाला था, क्लोई ने फाइनली बाइट करना बंद कर दिया और इंस्टेड विक्टर के फेस को फिक्स होकर देखने लगी, जैसे कि वो उसके एक्सप्रेशन से जज कर रही हो कि उसके सामने खड़ी ये चीज खाने लायक है या नहीं। विक्टर इंस्टेंटली ओवरजॉयड हो गया और उसने जेंटली अपना सर हिलाया उसकी तरफ। क्लोए को लगा विक्टर की बात फाइनली उसके प्रोसेसर में फिट हो गई और सच में बाइटिंग एग्रो दिखाना बंद कर दिया। फुल थ्रिल में विक्टर ने मीट का एक और पीस निकाला और उसकी साइड बढ़ाया, फिर नॉट किया, और इस बार उसने तुरंत अपना सर झुकाया और खाना शुरू किया। उसके बाद विक्टर ने कई और बार ट्राई किया और हर सिंगल टाइम क्लोए ने उसके नॉट का वेट किया कमांड कंप्लीट होने तक। ये टेस्ट करने के लिए कि क्या वो सिर्फ रस्सी के डीबफ में ही अग्रेशन रिस्ट्रेन कर रही है, विक्टर ने एक और नया एक्सपेरिमेंट रन किया। पहले उसने उसके बॉडी की रस्सी अनबाइंड की, फिर कॉफी टेबल पर मीट प्लेट रख दी। क्लोए लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और विक्टर की तरफ चलने लगी। उसने पहले टेबल वाला मीट देखा, फिर विक्टर को एक डेडली साइड लॉन्ग ग्लांस दिया और फिर अपना हाथ उठाया और प्लेट पर रखे मीट की तरफ इशारा किया। विक्टर एकदम से ओवरजॉयड हो गया और तुरंत ही क्लोए को नॉट किया। सिर्फ उसकी परमिशन मिलने पर ही क्लोए ने प्लेट उठाई और बड़े बाइट्स के साथ खाना ठोसना शुरू कर दिया।
ऑनेस्टली उसके टेबल मैनर्स अभी भी हमेशा की तरह वाहियात थे। विक्टर को जिस बात ने खुश किया वो था कि क्लोई की अफेक्शन अभी सिर्फ 40 तक पहुंची थी और वो अभी से ही उस पर अटैक ना करने के काबिल बन चुकी थी। तो अगर एक्शन को 100 तक पुश कर दिया तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि विक्टर के पास एक फुल्ली ओबीडियंट ज़ॉम्बी अंडरलिंग होगी? ये कोई रोमांस सिस्टम तो बिल्कुल नहीं था, ये तो पक्का कोई मास्टर और सर्वेंट ट्रेनिंग वाला सिस्टम था। उसी वक्त दूसरी साइड पर लियम पिछले कई दिनों से काफी रेस्टलेस हो रहा था। उसे पहले से ही पता था कि विक्टर अब निकलने वाला है और चाहे बात लूट की हो या रिवेंज की, उसका कोई इरादा नहीं था कि वो विक्टर को जिंदा जाने दे। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो ये मिशन अकेले पुल ऑफ नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल विक्टर एक ऐसा रूथलेस प्लेयर था जो अकेले ही ज़ॉम्बीज की बैंड बजा सकता था। तो एक बार फिर लियम अपनी वाइफ के साथ स्कीमिंग करने लगा। हनी, हम उस पड़ोस वाले बंदे को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। एटलीस्ट हम सारा प्रीमियम फूड उसके साथ नहीं जाने देंगे। तुम एक बार फिर उससे खाना मांगने क्यों नहीं जाती? और जैसे ही वो डीप स्लीप में जाए दरवाज़ा खोल देना और मुझे एंट्री देना, फिर हम दोनों मिलकर उसका गेम फिनिश कर देंगे। उस गिल्ट की वजह से सारा हमेशा लियम को जो भी उसने चाहा और एंड में उसने फिर भी हाँ में सिर हिला दिया। लियम इंस्टेंटली फुल चार्ज हो गया। गजब, जैसे ही अंधेरा होगा हम अपना नेक्स्ट मूव एग्जीक्यूट करेंगे। लियम को जाते देख सैरा ने एक कड़वी स्माइल दी। उसने तो प्लान की डिटेल्स तक नहीं पूछी, जिसका मतलब था कि वो पहले से ही सब अपने दिमाग में कैलकुलेट कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि विक्टर ने अगले दिन जल्दी निकलने का प्लान सेट किया था, तो वो जल्दी सोने की कोशिश कर रहा था। पर लेटने के थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पे नॉक हुई। विक्टर ने दरवाजा खोला, चेहरे पे वही हल्की सी प्लेफुल स्मर्क थी। इतनी जल्दी फिर से भूख लग गई। ये सुनते ही सैरा ने दिल ही दिल में उसे कोसा और उसका भेजा फोड़ने का मन कर रहा था। विक्टर के मुंह पर मुक्का मारने ही वाली थी, पर एंड में उसने खुद को कंट्रोल किया और यहां तक कि एक सिडक्टिव एक्सप्रेशन जबरदस्ती चेहरे पे लाई। अंदर आओ। विक्टर साइड हटा और उसके लिए जगह बनाई। जैसे ही सैरा उसके बगल से गुजरी, विक्टर ने हाथ उठाया और उसे जोर से स्मैक किया और उस लाइक फील ने तो उसे अंदर ही अंदर सेटिस्फैक्शन से भर दिया। सैरा ने खुद को छुपाया और विक्टर को गुस्से से घूरा। अब तुम्हें मुझे एक और कुकी देनी पड़ेगी। उसका वो गुस्सा और कुछ न बोल पाने की बेबसी देखकर विक्टर ठहाके मारकर हंसने लगा। तो शरीफ बनना छोड़ने का मजा ऐसा होता है? ये फीलिंग सच में काफी किक देने वाली थी। विक्टर को उस पर रत्ती भर भी तरस नहीं आया, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में उस पति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था और उस पति पत्नी ने उसके साथ जो सलूक किया था, अब जो भी हो रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि कर्मा था। सारा ने अपना सर झुकाया, पर उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। एक बार आज की रात खत्म हो जाए तो वो देखना चाहती थी कि क्या विक्टर फिर भी इसी तरह हंस पाएगा। कुछ घंटों बाद सारा लड़खड़ाती हुई बाहर आई, दीवार का सहारा लेते हुए। बेडरूम से दरवाजे तक बस कुछ ही कदमों का रास्ता था, लेकिन वहां तक पहुंचने में भी उसे कई मिनट लग गए। जैसे ही दरवाजा खुला, लियम तुरंत अंदर घुस गया। बोलो, क्या वो सो गया? हाँ, सो गया। सही है, अभी उसका गेम खत्म करता हूं। इतना बोलकर लियम ने अपनी हंटिंग नाइफ पर अपनी ग्रिप मजबूत कर ली। पर सिर्फ कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसने देखा बेडरूम के दरवाजे पर एक इंसानी परछाई एकदम स्टिफ खड़ी थी। उस नजारे ने लियम की ऐसी फाड़ी कि बेचारे की रूह ही बॉडी छोड़कर निकलने वाली थी। तूने तो कहा था कि वो सो रहा है। सैरा की भी बुरी तरह फट गई, पर उसने तुरंत रियलाइज किया कि सीन में कुछ गड़बड़ है। ये तो वही ज़ॉम्बी है जो उस कमीने ने पाल रखा है। इसने रस्सी कैसे तोड़ दिया है? हनी, अब हम क्या करें? शायद हमें पहले पीछे हट जाना चाहिए। उसी पल लियम के दिमाग में एक भयानक मेंटल स्ट्रगल चल रही थी। उसे भी ज़ॉम्बी से डर लग रहा था, पर उसे यह भी पता था कि अगर आज रात का मौका गया तो फिर कभी चांस नहीं मिलेगा। ऊपर से क्लोई इस वक्त एकदम स्लो और स्टूपिड दिख रही थी, और इसी इल्यूजन ने लियम को झूठी तसल्ली दे दी कि वो उसे अकेले हैंडल कर लेगा। पर सेफ्टी के लिए फिर भी वो अपनी बीवी की तरफ मुड़ा और बोला, हनी, जाओ उसका ध्यान भटकाओ, मैं उसे पीछे से खत्म कर दूंगा। जैसे ही सैरा ने ये, उसका पूरा बदन डर के मारे थर थर कांपने लगा। फिक्र मत करो, मैं उसे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। लियम की वॉइस बिल्कुल एस रैंक प्लेयर जैसी कॉन्फिडेंट थी जब उसने ये कहा, मगर डीप डाउन उसने पहले से ही अपनी बीवी को बलि का बकरा बनाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन सैरा भला इस सुसाइडल प्लान के लिए कैसे राजी हो सकती थी? वो लियम से इतना भी प्यार नहीं करती थी कि उसके लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दे। ठीक उसी वक्त विक्टर की हाई प्रेशर आवाज बेडरूम के डोरवे से गूंजी। मैंने पूछा, तुम दोनों और कितनी देर तक ये फालतू की बातें कंटिन्यू करने वाले हो? विक्टर की डेडली वॉइस सुनते ही लियम और सैरा की हार्टबीट सीधा उनके गले तक जंप कर गई। तुम दोनों इतना शोर मचा रहे थे कि नींद तो वैसे ही उड़ गई। अगर मैं गहरी नींद में भी होता तो अब तक मेरी नींद खुल चुकी होती।
विक्टर के फेस पर वो काम और कैजुअल स्माइल देखकर सैरा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसका सारा ब्लड जैसे सूख गया हो। हनी, इस ज़ॉम्बी से उसे एंगेज करो ताकि हम यहाँ से निकल सके। तुम्हारा मतलब इससे है? फिर उनकी फटी आंखों के सामने विक्टर ने अपना हाथ उठाया और क्लोई के सिर पर हाथ फेरा। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्लोई ने उस पर अटैक करने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि वो बड़ी ओबीडियंटली उसे पेट करने दे रही थी। ये सीन देखकर उन दोनों की ऐसी फटी कि उनका दिमाग ही घूम गया। भाई, ये पॉसिबल कैसे है? ये हो कैसे सकता है? एक तो ये नॉर्मल ज़ॉम्बी की तरह बिल्कुल नहीं लग रही, पर इसका बिहेवियर बाकी सबसे इतना अलग कैसे हो सकता है? बिल्कुल ही हटके। तभी लियम ने अचानक सैरा को आगे धक्का दिया। विक्टर ने पलटी मारी और दरवाजे की तरफ फुल स्पीड में भागा, लेकिन इससे पहले कि वो 2 कदम भी ठीक से बढ़ा पाता, विक्टर ने उसे धर लिया एकदम क्लोज रेंज से और बैट के एक ही पावर पैक्ड स्विंग से उसे वहीं ढेर कर दिया। रुको, मुझे कुछ कहना है, वो गिड़गिड़ाया। प्लीज मुझे मत मारो। पर विक्टर का लेवल अलग था। वो इन फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और एक ही झटके में उसका गेम ओवर कर दिया। एकदम क्लीन और डिसाइसिव फिनिश। ये सीन देखकर सारा इतनी डर गई कि उसकी रूह कांप गई, जैसे सोल एग्जिट होने वाला हो। ये सब लियाम का प्लान था, वही मास्टरमाइंड था, वही आपको डैमेज देना चाहता था। मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं कसम खाती हूं, मैं आपको अपना मास्टर मान लूंगी। सारा के दिल के किसी कोने में अभी भी एक आखिरी उम्मीद थी। वो बस इस लास्ट शेड ऑफ होप को ग्रैब करना चाहती थी। उसे लगा शायद विक्टर इतना भी रूथलेस नहीं होगा, उसे खत्म करने के लिए तैयार। पर विक्टर ने बस ठंडे दिमाग से कहा, तुझे ये नहीं पता कि तू गलत थी, तुझे बस ये पता है कि तू अब मरने वाली है। उसी वक्त क्लोई पास आई और जमीन पर पड़ी 2 लाशों की तरफ इशारा किया। विक्टर ने सर हिला दिया, नहीं, ये तो पहले ही सड़ चुकी है। अगली सुबह जल्दी विक्टर क्लोई को अपने साथ लेकर अपनी हैवी मोटरसाइकिल पर अपार्टमेंट से निकल गया। सीन ये था कि इंजन की उस भयानक दहाड़ ने रास्ते में अनगिनत ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पर उन सुस्त क्रीचर्स की कोई औकात नहीं थी विक्टर को पकड़ने की। वो बस बेबस होकर उसे तेजी से दूर निकलते हुए देखते रह गए। कोस्ट यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद विक्टर बस किसी बिल्डिंग में घुसने वाला था, ताकि पीछे पड़ी ज़ॉम्बीज की भीड़ को झटका देकर वहां से डॉज कर सके। तभी उसने सडनली किसी की आवाज सुनी, चिल्लाते हुए, ए इधर! विक्टर एक पल के लिए रुका, फिर उसने अबैंडन किया अपनी मोटरसाइकिल को और आवाज की तरफ भागा। जिसने आवाज दी थी उसने विक्टर को आते देखा और तुरंत विंडो से पीछे हट गया ताकि जगह बन सके। विक्टर ने अपना एक हाथ विंडो फ्रेम पर टिकाया और फिर एक स्मूथ मोशन में वॉल्ट किया, एकदम स्टाइलिश तरीके से। क्लोई की बॉडी काफी स्टिफ थी और उसे विंडो क्लाइम करने का कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए वो बस वहां ब्लैंकली बाहर खड़ी रही। कुछ ओवर एक्साइटेड मेल स्टूडेंट्स हेल्प के लिए आगे आए, लेकिन विक्टर ने उन्हें साइड हटा दिया। जरूरत नहीं, मैं हैंडल कर सकता हूं। ये बोलकर विक्टर ने अपनी अपर बॉडी बाहर निकाली, क्लोई की आर्म्स के नीचे हाथ डाले और उसे अंदर खींच लिया बिना ज्यादा मेहनत के। ठीक उसी पल एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जैसा बंदा बोला, तू वह ना जिसे मेरे डैड ने भेजा है हमें रेस्क्यू करने के लिए, है ना? उस लड़के का नाम था कार्टर। इस बात के घमंड में कि वो किसी बड़े एम्पायर का वारिस था, उसने सबको इस झूठ में रखा हुआ था कि उसके डैड कोई एलीट प्राइवेट सिक्योरिटी भेजेंगे उन्हें बचाने, और इसी वजह से वो इस सर्वाइवर्स के ग्रुप का सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर बन बैठा था। पर विक्टर ने तो कार्टर के बढ़ाए हुए हाथ को भाव देना भी जरूरी नहीं समझा। कौन है बे तू? क्या मैं तुझे जानता हूं? कार्टर की शक्ल तुरंत देखने लायक हो गई। उसने ये सब बस चौड़ दिखाने के लिए बोला था, पर विक्टर ने उसे रत्ती भर भी इज्जत नहीं दी कि वो अपनी थोड़ी डिग्निटी बचा सके। कार्टर ने तुरंत एक लीडर वाली पोस्चर मेंटेन कर ली। इसका मतलब तुम भी हमारी तरह एक सर्वाइवर हो? बिल्कुल हमारी तरह। उस केस में तुम्हें हमारे रूल्स फॉलो करने होंगे। कार्टर के एक चमचे ने तुरंत आगे बढ़कर विक्टर का टैक्टिकल बैकपैक छीनने की कोशिश की। विक्टर ने उस बंदे का हाथ झटक दिया और एक कदम पीछे लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? कार्टर ने एक राइचस एक्सप्रेशन बनाया। सबकी सर्वाइवल के लिए अपने सप्लाईज हैंड ओवर कर दो ताकि हम इन्हें सब में फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। विक्टर ने एक ठंडी हंसी हंसी। तुम जियो या मरो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही कार्टर ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि आसपास के सभी लोग सुन सके। अगर हर कोई तुम्हारी तरह सेल्फिश होता तो अगर हर कोई तुम्हारी तरह स्वार्थी होता तो हम बहुत पहले ही भूख से मर चुके होते। हम तो बस इन सप्लाईज का सबसे ज्यादा रैशनल और एफिशिएंट यूज कर रहे हैं। विक्टर ने काफी सुन लिया था, इसलिए उसने सीधा कार्टर को बीच में ही रोक दिया। तुम लोग जियो या मरो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और मेरा तुम्हारे इस नल्ले ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं ये सप्लाईज तुम्हें हैंड ओवर करूं। कार्टर ने एक ठंडी हंसी हंसी और अपना हाथ खिड़की की तरफ पॉइंट करते हुए उठाया। फिर तो सॉरी बॉस, अभी के अभी निकल यहां से।
और ठीक उसी मोमेंट खिड़की के बाहर देखो, वो ज़ॉम्बीज जिन्हें विक्टर ने अट्रैक्ट किया था वो ग्लास पर बुरी तरह झपट रहे थे, लाल टपकाते हुए अंदर घुसने के लिए पागल। जाहिर है विक्टर अभी निकलने वाला नहीं था, खासकर जब उसके पास अभी भी कुछ उसका यहाँ आने का मेन मिशन भी तक पूरा नहीं हुआ था शुरुआत से ही। वैसे भी यहाँ इतने सारे क्लासरूम्स हैं, जब तक विक्टर कुछ दिनों के लिए रुकता वो नेचुरली बाद में चला जाता, लेकिन इन स्टूडेंट्स के लिए विक्टर एक आउटसाइडर था, इसलिए वो लोग कार्टर की साइड लेने के लिए ज्यादा उतावले थे और जल्द ही उन्होंने विक्टर को घेर लिया पूरे गुस्से में। तेरी हिम्मत कैसे हुई कार्टर से इस तरह बदतमीजी से बात करने की? अगर हमने अभी तेरी हेल्प ना की होती तो तू अब तक मर चुका होता। सही कहा, ये एक स्कूल है, तो तुझ जैसे आउटसाइडर को हमारे टर्फ पर रहने का हक किसने दिया? ये सुनकर विक्टर एक ताना मारने वाली हंसी हंसने लगा। भाई, अपोकलिप्स आ चुका है और तुम लोग अभी भी मुझसे तमीज और लॉजिक की बात कर रहे हो। इसके अलावा अगर मैं यहां जबरदस्ती रुकने की ठान लूं तो क्या? तुम लोग कुछ नहीं, बस नाजुक ग्रीन हाउस फ्लावर्स हो जिन्होंने कभी असली खून तक नहीं देखा, और तुम्हें लगता है तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? मैं लाशों के ढेर को चीर कर मौत के मुंह से वापस आया हूं, ठीक तब जब दोनों साइड का टेंशन एकदम एक्सट्रीम एक्सप्लोजन पर था। तभी एक कातिलाना ब्यूटी एक लॉन्ग ड्रेस और रॉयल ऑरा के साथ बाहर से वॉक इन करती है। यहां क्या तमाशा है? जेसिका, ये लो लेवल बंदा यहां जबरदस्ती रुक रहा है और निकलने से साफ मना कर रहा है। हम बस इसे लात मारकर निकालने ही वाले थे। जेसिका ने गुस्से में अपनी आईब्रो सिकोड़ी। अगर वो रुकना चाहता है तो उसे रुकने दो। जब यहां इतने खाली क्लासरूम्स पड़े हैं तो तुम लोग उसे बाहर क्यों भगा रहे हो? इसे अभी धक्के देना मतलब सीधा उसकी मौत का फरमान लिखना होगा। मौत है, सब कल्टी हो जाओ। ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट्स थोड़ा हिचकिचाए और कार्टर की तरफ देखने लगे, और सिर्फ तभी जब कार्टर ने नोट किया तब जाके भीड़ फाइनली वहां से टिली हुई। उसी पल जेसिका की नजर विक्टर को बाईपास करके सीधा क्लोई पे जा रुकी। क्या ये तेरी छोटी बहन है? बड़ी प्यारी है, विक्टर ने एकदम चिल होके जवाब दिया। बस कुछ ऐसा ही। हाय छोटी बहन, तेरा नाम क्या है और तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? पर जेसिका की फिटनेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। विक्टर ने तुरंत हैंडल करते हुए एक्सप्लेन किया, उसने कलर्ड लेंस पहने हैं, मेरी बहन काफी शाय है और ज्यादा बकबक नहीं करती, तो प्लीज माइंड मत करना। जेसिका ने विक्टर की इस फालतू बकवास को इजीली एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ऐसे अपोकलिप्स में कौन सा ज़ॉम्बी खुद से लोगों को काटने से इनकार करेगा। तभी तुम दोनों अभी के लिए यहीं स्टे करो, पहली 2-3 फ्लोर सेफ हैं, तो बस अपनी पसंद का कोई भी खाली क्लासरूम चुन लो। पर यह बात ध्यान से सुन लो, 4th फ्लोर के ऊपर की हर एक चीज एक्सट्रीम खतरनाक है। देखते ही देखते दोपहर हो गई। एक स्टोरेज लेबल वाले क्लासरूम के ठीक सामने दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स लाइन में खड़े थे। वो सब अपना आज का रेशन लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, मगर उनमें से अक्सर को कुछ सोडा क्रैकर्स के अलावा और कुछ नहीं मिला। जबकि कार्टर उस वक्त स्टोरेज रूम के अंदर छुपा हुआ था और चुपके से उन टर्की लेग्स को पेल रहा था जो उसने सबको उल्लू बनाकर हथियाई थी। ठीक उसी मोमेंट मीडी एक तगड़ी और मुंह में पानी लाने वाली खुशबू हवा में फैली और उन दर्जन भर स्टूडेंट्स ने लाइन की परवाह करना ही छोड़ दी और सबका ध्यान उस तगड़ी खुशबू की तरफ गया। जैसे ही उन्हें वो अरोमा मिला, हर एक बंदा पागल होकर नीचे की तरफ भागा। विक्टर उस वक्त 2nd फ्लोर के क्लासरूम में एक पोर्टेबल स्टोव पे कुकिंग कर रहा था और ये सीन देखकर पूरे ग्रुप की आंखें जलन से एकदम लाल हो गई। कार्टर तो बिना सोचे सीधा अंदर घुस गया। ओए भाई, क्या हम अपने सप्लाईज के बदले तेरे से थोड़ा गर्म खाना ट्रेड कर सकते हैं? विक्टर ने उसकी तरफ देखने की जहमत तक नहीं की। तेरा वो सड़ा हुआ कचरा सिर्फ गंदा ही नहीं है, उससे किसी का पेट तक नहीं भरने वाला। कार्टर अभी भी कुछ बोलना चाहता था, पर विक्टर का पेशेंस लेवल खत्म हो चुका था। उसने उसे इग्नोर किया और मीट का बोल उठाकर बाहर निकल गया। वॉटसन! सारी भीड़ तुरंत हाँ में सर हिलाने लगी। तभी विक्टर ने अपना रास्ता साफ किया, गला साफ किया और गरज कर पूछा, है कोई यहां जो आर्किटेक्चर पढ़ रहा है? जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से निकले, पूरी जगह मौत जैसा सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद आखिरकार किसी ने फटी हुई आवाज में मुंह खोला। आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स तो दूसरी बिल्डिंग में थे। अब तक वो सबके सब ज़ॉम्बीज बन चुके होंगे। ये सुनते ही विक्टर का मूड एकदम खराब हो गया। वो गंदे वाला डिसअपॉइंट हुआ। उसके यहाँ आने का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि कोई ऐसा एक्सपर्ट मिले जो उसके सेफ हाउस का ब्लूप्रिंट तैयार कर सके, पर अब लग रहा था कि ये पूरा ट्रिप एकदम बेकार चला गया। लेकिन तभी भीड़ से एक हल्की सी आवाज़ आई, मैं हूँ आर्किटेक्चर स्टूडेंट। सबकी नज़रें तुरंत उस साउंड की तरफ घूमी जहाँ एक सहमी हुई सी लड़की खड़ी थी जिसने चोटी बनाई थी और ब्लैक फ्रेम वाला चश्मा पहना था। इतने सारे लोगों को एक साथ घूरते देखकर वो लड़की बेचारी बुरी तरह डर गई। वो नर्वस होने लगी। विक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया पूरे शक के साथ
और वो इतनी सहमी सहमी और डरी हुई वाइब में थी कि ये सस्पेक्ट करना बनता था कि शायद वो बस खाने के लिए उसे स्कैम करने की कोशिश कर रही है। लगता है उसने विक्टर की आंखों में वो डाउट और डिस्डेन देख लिया था, क्योंकि उस ब्रेड वाली लड़की ने हिम्मत जुटाई और कहा, मेरा नाम मिया है, मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की टॉप स्टूडेंट हूँ। अगर ट्रस्ट नहीं है तो दूसरों से पूछ लो। मुझे यकीन है, पर क्या तुम सच में ब्लूप्रिंट्स बना सकती हो? उसने अचानक अपना सर उठाया और शौक भरी नजरों से विक्टर को घूरने लगी। ऑब्वियसली विक्टर बिना किसी वजह के उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। असली वजह उसकी आंखों के सामने फ्लोट होता सिस्टम पैनल था, जिस पर ये स्टैट्स लिखे आ रहे थे। नाम मिया, आइडेंटिटी आर्किटेक्चर स्टूडेंट, अफेक्शन लेवल 0, हैंड होल्डिंग स्टेटस डेटा इनकम्प्लीट, हैंड होल्डिंग स्टेटस लॉक्ड, सिस्टम रिवॉर्ड अलर्ट, सोलर पावर इक्विपमेंट या सुवेज प्यूरिफिकेशन यूनिट, एक चूज कर लो। फिर फर्स्ट किस रिवॉर्ड, एक हैवी ड्यूटी सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम, और कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट रिवॉर्ड 4 ऑटोमेटेड डिफेंसिव टरेट्स और 1000 राउंड्स डेडिकेटेड एम्यूनेशन। ये रिवॉर्ड्स तो पिछले से भी ज्यादा आउटरेजस और ओपी हैं। अगर विक्टर को ये सब मिल गया तो उसके सेफ हाउस की डिफेंसिव कैपेबिलिटी का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, अल्टीमेट अपग्रेड। विक्टर का सवाल सुनते ही मिया ने तुरंत एक नन्हे चूजे की तरह गर्दन हिला दी। मैं सकती हूँ, तो क्या तुम और भी हट के आर्किटेक्चरल डिजाइन्स बना सकती हो? मिया के छोटे से दिमाग में एक जायंट क्वेश्चन मार्क तुरंत पॉपअप हो गया, पर सिर्फ लजीज खाने की खातिर उसने आखिर में हाँ बोल ही दिया। ओके, मैं तुम्हें हायर कर रहा हूं। पे होगी 1 बोल मीट और 1 बोल वेजिटेबल्स डेली। मिया अब धीरे धीरे लाइन पे आ रही थी। मीट मिलना ही अपने आप में जैकपॉट था, तो जब उसने सुना कि मेन्यू में वेजीज भी मिलेंगी, उसने तुरंत ये मिशन खुशी खुशी पकड़ लिया। जहां एक प्लेयर खुश था, वहां दूसरे का जलना तो तय था, और कार्टर ने विक्टर को एक डेडली लुक दी, फिर गुस्से में अपने चमचे के साथ निकल लिया। चमचा उसके पीछे था। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही लूक नाम के एक चमचे ने अपने लेफ्ट राइट चेक किया, और सिर्फ जब कंफर्म हो गया कि कोई पीछा नहीं कर रहा, तब उसने धीरे से पूछा, बॉस, वो बंदा बहुत हवा में है, क्यों ना हम उसे फिनिश कर दें? कार्टर ने एक मोमेंट के लिए सोचा, फिर सर हिला दिया। नहीं, तूने देखा उसने दिन में ज़ॉम्बीज़ को पेला? हम उसके लेवल के मैच के बिल्कुल भी नहीं है। उस मोमेंट पे कार्टर को और ज्यादा विक्टर को रास्ते से हटाने का जुनून उसमें सबसे ज्यादा था, पर किस्मत खराब थी, उसके पास इतनी पावर ही नहीं थी कि ये फीट पुल ऑफ कर सके। लू कभी और भी बकवास करना चाहता था, पर कार्टर ने पहले ही इग्नोर मारा और वहां से चला गया, कार्टर की जाती हुई पीठ को घूरते हुए। लूक ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। तेरे पास तो मस्त मीट और बढ़िया खाना है, तो तुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उसके पास क्या है, पर मेरी तो जान निकल रही है। नो वे, मुझे कोई ना कोई जुगाड़ करके उसके सारे सप्लाईज अपने कब्जे में लेने होंगे। वहीं खाना खत्म करने के बाद मिया ने अपने होठों के कोने को चाटा, पर उसकी भूख अभी बाकी थी। ये देखकर विक्टर ने पूछा, और चाहिए? मिया ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैंने आज की दिहाड़ी खा ली है। अगर मैंने कल का पोर्शन भी अभी उड़ा दिया तो कल क्या होगा? शायद मुझे बस भूखा रहना पड़ेगा। ये सुनते ही विक्टर एक पल के लिए ठिठक गया और बोला, तो फिर मिशन शुरू करते हैं। मिया ने तुरंत यस कहा और सीधा एंटर किया वर्क मोड में। उसने बैग खुलकर एक लैपटॉप बाहर निकाला। बताओ क्या रिक्वायरमेंट है? मुझे एक सेफ हाउस ब्लूप्रिंट चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट एरिया वाला। ये अल्ट्रा ड्यूरेबल होना चाहिए, और इसमें एक स्टोरेज रूम, एक एस्केप पैसेज, रेस्टिंग एरिया और एक शावर रूम भी। अगर सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट है तो ये सेफ हाउस के लिए बहुत छोटा है। क्योंकि तुम्हें ग्रीन हाउस और लाइवस्टॉक सेक्शन के लिए भी जगह चाहिए होगी, है ना? विक्टर ने मिया को हैरानी से देखा, क्योंकि ये लड़की तो एक्चुअली उससे भी ज्यादा थरो लेवल पर सोच रही थी। बिल्कुल सही, इसलिए तुम्हें आगे के एक्सपेंशन के लिए भी रूम छोड़ना होगा। मैं समझ गई, मैं अभी से ड्राइंग शुरू करती हूँ। ये सुनते ही विक्टर ने तुरंत हाइप होकर पूछा, कितना टाइम लगेगा? शायद कुछ दिन, और अगर रिविजन्स की जरूरत पड़ी तो शायद एक्स्ट्रा 2 या 3 दिन लगेंगे। जैसे ही उसने ये सुना, विक्टर के तेवर एकदम सख्त हो गए। अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के बेसिस पर एक डेडली कोल्ड वेव बस 1 हफ्ते से थोड़े ज्यादा टाइम में आने वाली थी, और अगर वो तब तक सेफ हाउस में मूव नहीं हुए तो वो सब बस एंड में इस ठंडी टीचिंग बिल्डिंग में जमकर मर जाएंगे। मुझे ब्लूप्रिंट हर हाल में 7 डेज में चाहिए। क्या तुम्हारे पास इसे करने का कॉन्फिडेंस है? मिया हिचकिचाई। पहले तो थोड़ी हिचकी, पर बहुत जल्दी उसकी आंखें फिर से सॉलिड हो गईं। नो प्रॉब्लम, 7 डेज डन है। मिया के लिए सारे इंतजाम सेटअप करने के बाद विक्टर क्लोए को रूफटॉप पर लेकर गया, ताकि सेफ हाउस बिल्ड करने के लिए कोई परफेक्ट स्पॉट ढूंढ सके। ज्यादा टाइम नहीं लगा और विक्टर को स्कूल के पीछे खुला मैदान दिखा, जो एक पहाड़ी के एकदम पास था। वहां सामने एक टीचिंग बिल्डिंग थी और पीछे की साइड पूरा एक माउंटेन खड़ा था। अगर कोई सच में स्कूल ग्राउंड्स के अंदर ना घुसे तो उस जगह को नोटिस करना बहुत मुश्किल था, और वहां ज़ॉम्बीज का खतरा भी ना के बराबर ही था। विक्टर ने अपना बेसबॉल बैट उठाया और निकल गया,
रेडी टू क्लियर द एरिया आउट, मिशन मोड ऑन। फर्स्ट फ्लोर की विंडो से बाहर निकलने के बाद विक्टर ने पहले पूरे एरिया को स्वीप करना शुरू किया। उसने सराउंडिंग्स को स्कैन किया और उसे मिले 4 ज़ॉम्बीज जो वहां भटक रहे थे। भले ही उसने बड़े ध्यान से उनमें से एक को साइलेंस में लपेट लिया, पर फिर भी बाकी तीनों अलर्ट हो। वो जो सबसे आगे चार्ज कर रहा था वो एक ऑलिव फुटबॉल जर्सी पहना बंदा था, और मरने से पहले वो लगता है शायद किसी स्कूल टीम का एथलीट रहा होगा। उन स्लो और लड़खड़ाते ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज के बजाय ये जॉक ज़ॉम्बी शॉकिंग लेवल पे फास्ट था। वो ज़ॉम्बी विक्टर तक पलक झपकते ही पहुंच गया, पर विक्टर ने कामली साइड स्टेप किया बिना पैनिक किए और अपना बेसबॉल बैट एक स्मूथ मोशन में घुमाया। एक फॉर्मर एथलीट से यही उम्मीद थी। वो ज़ॉम्बी एक हिट खाने के बाद भी मूव कर रहा था, इसलिए विक्टर ने तुरंत फॉलो अप किया एक और स्ट्राइक के साथ। उसी मोमेंट पे वो तीसरा ज़ॉम्बी भी सीधा उसके सामने झपट पड़ा और विक्टर ने एक ही सॉलिड किक से उसकी टांगें नीचे से उखाड़ दी और फिर 2 और ब्लोज मारकर उसका काम तमाम कर दिया। पर तभी वो आखिरी ज़ॉम्बी भी टूट पड़ा। विक्टर के पास वापस खड़े होने का टाइम तक नहीं था कि उसने विक्टर को जमीन पर दे मारा। ज़ॉम्बी ने अपना खून से लथपथ मुंह पूरा खोला और विक्टर के बेसबॉल बैट को जोर से काट लिया और पागलों की तरह उस ऊपर से नीचे तक चबाने लगा। विक्टर ने गुस्से में गाली दी और उस ज़ॉम्बी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, पर चाहे उसने कितनी ही बार स्ट्रगल किया हो, वो उसे झटक नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक आखिरी बार कोशिश करने के लिए तैयार हुआ, तभी एक पतले से नन्हे हाथ ने अचानक उस ज़ॉम्बी की गर्दन दबोली, फिर एक ही खतरनाक झटके में उसे दूर फेंक दिया। विक्टर शॉक में पीछे मुड़ा, पर तभी उसने देखा कि उस हाथ की ओनर और कोई नहीं बल्कि क्लोए थी। ज़ॉम्बी जिसे फेंक दिया गया था वो दहाड़ा और वापस चार्ज करने लगा, इससे पहले कि विक्टर अपने पैरों पर खड़ा हो पाता। क्लोई ने तुरंत उस ज़ॉम्बी का गला पकड़ा और जोर से मरोड़ दिया और एक तेज क्रैक की आवाज आई, और फिर उस ज़ॉम्बी का सिर एक तरफ झुक गया और उसकी बॉडी जमीन पर ढेर हो गई। विक्टर दंग रह गया। किसने सोचा था कि क्लोई, जो इतनी नाजुक और इनोसेंट दिखती थी, वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। लगता है विक्टर का गैस एकदम सही था शुरू से। क्लोई सच में इवॉल्व हो रही थी। जब उसने पहली बार देखा था कि उसकी स्किन धीरे धीरे राख जैसे ग्रे रंग से बदलकर एक हल्का सा गुलाबी ऑरा देखकर विक्टर को पहले ही इंट्यूशन होने लगी थी, और अब वो सस्पेशन फाइनली पूरी तरह कंफर्म हो गया था। जब विक्टर ने अपना सिस्टम पैनल खोला तो उसने देखा कि क्लोई का अफेक्शन लेवल 50 तक हिट कर चुका था। यह किसी ऑर्डिनरी बंदी को पटाने से कहीं ज्यादा इजी था। न लग्जरी बैग्स की टेंशन, न महंगे कॉस्मेटिक्स की, बस थोड़ा सा खाना, और बदले में वो पलटकर विक्टर को प्रोटेक्ट भी कर सकती थी। फिर भी क्लोई ने विक्टर की नजरों के नीचे कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे कि उसने अभी अभी उसे बचाया ही ना हो। थोड़ा रेस्ट करने के बाद विक्टर ने सराउंडिंग ज़ॉम्बीज को पेलना जारी रखा। क्लोई सिर्फ तभी एक्शन लेती थी जब विक्टर सच में मॉर्टल डेंजर में होता, और बाकी बचा हुआ सारा टाइम वो बस एकदम खामोश रहती थी, चुपचाप साइड में खड़े होकर देखता रहा। ये ऐसा लगा जैसे अगर विक्टर सच में चाहता था कि क्लोई उसके कमांड के अंडर काम करे तो उसे उसका अफेक्शन लेवल बढ़ाते रहना पड़ेगा। वो लगा रहा जब तक आसमान धीरे धीरे अंधेरा नहीं होने लगा, और तभी विक्टर वापस टीचिंग बिल्डिंग की तरफ निकल गया। मेंस रेस्टरूम पहुंचने के बाद विक्टर बस अपने कपड़े उतारकर बॉडी से ब्लड वॉश करने ही वाला था जब उसे रियलाइज हुआ कि क्लोई भी उसके पीछे पीछे अंदर आ चुकी है। लड़की के सामने नहाना विक्टर के लिए डेफिनेटली फर्स्ट टाइम था, हालांकि उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। फिर सोचा वो तो अभी भी बस एक ज़ॉम्बी ही थी। शावर फिनिश करने के तुरंत बाद विक्टर फ्रेश कपड़े बदलने ही वाला था कि उसकी नज़र अचानक क्लोई पर जा टिकी। यहां तक कि भले ही विक्टर को घंटा आइडिया नहीं था कि ज़ॉम्बीज को पसीना आता है या नहीं, पर बैटल ने क्लोई को पूरी तरह ब्लड से लथपथ कर दिया था, सो विक्टर ने उसे भी क्लीन करने का डिसीजन लिया। उस मोमेंट पर क्लोई बिना पल के झपकाए सीधा विक्टर को घूर रही थी। भले ही विक्टर जानता था कि क्लोई के दिमाग में मेल फीमेल का कोई सिस्टम नहीं था, फिर भी उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। खैर, दांत पीसते हुए विक्टर ने तेजी से क्लोई के कपड़े उतारे और उसकी जेड वाइट स्किन देखकर उसकी आंखें एकदम ब्लैंक हो गईं। सिर्फ देखने भर से विक्टर की रगों में खून का फ्लो ऑफ कंट्रोल होने लगा। उसने हरिडली अपने दिमाग में रिपीट किया, वो एक ज़ॉम्बी है, वो एक ज़ॉम्बी है। तब जाके उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ और उसने तेजी से अपने हाथ चलाए और विक्टर क्लोई को फुल स्पीड में साफ कर रहा था। 1 मिनट बाद वॉशिंग का यह मिशन फाइनली कंप्लीट हो गया। विक्टर ने सर उठाया और देखा सीधा क्लोई की आंखों में। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है, पर क्लोई अब भी विक्टर को घूरे जा रही थी, पहले जैसा नहीं, एकदम लेजर फोकस के साथ। इस बार क्लोई की गेज में एक हल्की सी इमोशनल रिपल यानी जज्बातों की लहर दिखी।
विक्टर को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये रियल है या फिर बस उसका इमेजिनेशन या वहम। कंफर्म करने के लिए वो थोड़ा और पास गया, पर अगले ही सेकंड क्लोई ने सडनली अपनी बॉडी मूव की और विक्टर के एकदम क्लोज आ गई। विक्टर ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था बॉस, डॉज करने का रिएक्शन टाइम भी नहीं मिला। लेकिन वो सैवेज बाइट जिसका डर था वो आई ही नहीं, और उसके बदले एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ने सब कुछ बदल दिया। एक सॉफ्ट टच और हल्की सी मिठास उसके होठों पर जेंटली लैंड हुई। विक्टर की आंखें एकदम शॉक से भर गईं, और सिर्फ तब जब सिस्टम नोटिफिकेशन की घंटी बजी तब जाके वो होश में आया। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, फर्स्ट किस रिवॉर्ड मिलने पर ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन। यूज करने के बाद ये ज़ॉम्बी वायरस इन्फेक्शन से इम्यूनिटी ग्रांट करता है। फिर जब विक्टर ने अपनी नज़र सिस्टम पैनल पर क्लोई के अफेक्शन लेवल पर डाली तो वो फिर से दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बस क्लोई को नहाने में हेल्प करने से उसका अफेक्शन सीधा ऊपर 60 तक चला जाएगा, ऑफिशियली लाइकिंग की स्टेज पर पहुंचकर। विक्टर ने सिस्टम पैनल बंद किया, फिर क्लोई को देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास अब इमोशंस हैं? क्लोई ने गर्दन टेढ़ी की और एकदम क्यूट ब्लैंक एक्सप्रेशन दिया, और ये साफ दिख रहा था कि उसे एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक। इसीलिए विक्टर ने स्विच किया एक काफी सिंपल क्वेश्चन पर, तो क्या तुम अब मेरी बात समझ पा रही हो? इस बार क्लोई ने नॉट किया। विक्टर ने ट्राई किए कुछ और सवाल उसके बाद, पर जैसे ही कोई भी बात थोड़ी सी भी लेवल अप या कॉम्प्लिकेटेड होती, क्लोई वापस चली जाती उसी डेज्ड और ब्लैंक स्टेट में। सिचुएशन देखकर उसे इंडिपेंडेंटली एक्ट करवाना अभी के लिए अनरियलिस्टिक था। फिर भी जैसे जैसे उसका अफेक्शन मीटर बढ़ रहा था, शायद क्लोई सच में रिकवर कर सके अपने ह्यूमन इमोशंस, और तब तक शायद वो समझ पाए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हाई लेवल कमांड्स। पर फिलहाल के लिए विक्टर ने डिसाइड किया कि रेस्टरूम से निकलना ही मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लासरूम में वापस लौटने के बाद विक्टर ने मिया से पूछा, और उसे पता चला कि इमरजेंसी फायर अलर्ट इक्विपमेंट कैबिनेट बिल्कुल एडमिन बिल्डिंग के एंट्रेंस के ठीक बगल में था। पर अगर उसे वहां पहुंचना था तो उसे एथलेटिक फील्ड पर जमा ज़ॉम्बीज के उस भारी पैक से बचना पड़ना था। विक्टर ने साइलेंटली ये सारी इन्फो अपने माइंड में सेव की और मिया को वापस जाकर रेस्ट करने को बोला। जल्द ही उस क्लासरूम में सिर्फ विक्टर और क्लोई ही बचे थे। विक्टर ने अपनी ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन निकाल ली, बिना झिझक के उसे सीधा आर्म में थोका और पूरी सिरिंज की मेडिसिन अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी। अब ज़ॉम्बीज का थ्रेट लेवल विक्टर के लिए और भी कम हो गया। उसी वक्त टीचिंग बिल्डिंग की तीसरी फ्लोर पर दो शातिरी लोग चुपचाप सीढ़ियों की तरफ दबे पांव बढ़ रहे थे। उनमें से एक तो साफ साफ थोड़ा अनईजी था। भाई, क्या तुझे पक्का यकीन है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी? तब तक दूसरे वाले ने फुल टशन में जवाब दिया, अबे क्या घंटा होने वाला है, वो चाहे जितना भी ओपी क्यों ना हो, वहां सिर्फ 2 ही बंदे हैं और उनमें से एक तो बस छोटी बच्ची है। टाइसन, मत बोल कि तू एक बच्ची से डर गया। और ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद लूक था। देखते ही देखते दोनों एक के पीछे एक उस क्लासरूम की तरफ निकल पड़े जहां विक्टर ने अपना बेस बनाया था। पर वहां पहुंचकर देखा कि क्लासरूम के आगे और पीछे दोनों दरवाजे अंदर से फुली लॉक्ड थे। लेकिन ऐसी मामूली रुकावट लूक को नहीं रोक सकती थी। के पास स्टेल्थ और स्नीकिंग का काफी प्रो लेवल एक्सपीरियंस था। खिड़की के साथ थोड़ी देर मास्टर की वाली बकचोदी की और फिर उसने खिड़की को धक्का देकर खोल दिया और तब सीधा क्लासरूम के अंदर फ्लिप मारकर घसा। टाइसन की एजिलिटी स्टैट्स लूक जितने निम्बल नहीं थे, तो पहले उसने अपनी एक टांग खिड़की पे रखी और वहां ऑकवर्ड होकर बैठ गया। पर जैसे ही वो अपनी दूसरी टांग भी अंदर लाने वाला था, उसने नोटिस किया कि क्लासरूम के अंदर वो छोटी सी फिगर एकदम स्टिफली अपने पैरों पे खड़ी हो गई। वो इतना डर गया कि तुरंत हकलाने लगा, लूक, अंदर कोई है? लूक! लूक तुरंत अलर्ट हुआ, पर तब तक गेम ओवर हो चुका था। उसे बस अपने चेस्ट में एक ठंडक महसूस हुई और फिर एक पतली बांह ने उसे आर पार पंच कर दिया। टाइसन की तो वही फटके हाथ में आ गई और वो भागने के लिए मुड़ा, पर उसका भी वही फेट निकला। उसकी चेस्ट एक ही हाथ से क्लीन पियर्स हो गई। क्लोए ने अपना सिर नीचे किया और उसने अपने हाथों पर फैले उस लाल खून को देखा। उसके अंदर अचानक एक भयानक हंगर लेवल ट्रिगर हो गई। वो एक ऐसी इंस्टिंक्टिव प्यास थी जिसने उसे ड्राइव किया। उसने चाहा कि अपना सिर नीचे झुकाए और उस सारे खून को चाट कर साफ कर दे, पर एंड में उसने अपनी विल पावर से खुद को फोर्सिबली रोक लिया। अगले दिन सुबह सुबह जब विक्टर की आंख खुली, तब उसने देखा कि क्लोए फुल एक्साइटमेंट में थी। वो उसे अपने हाथों पर लगा खून दिखा रही थी। विक्टर की आंखें तुरंत नैरो हो गई। फुल डेंजर अलर्ट। ये यहां क्या हुआ? क्लोए ने तब अपनी नजरें खिड़की की तरफ घुमा दी। उसकी लाइन ऑफ साइट फॉलो करते हुए विक्टर ने जब उधर देखा तो होश उड़ गए। वहां एक बंदा जमीन पर ढेर पड़ा हुआ था, जबकि दूसरा खिड़की से बुरी तरह टिका हुआ था। दोनों की चेस्ट में भयानक होल्स हो रखे थे। उन बॉडीज के पास
एक मेटल रॉड भी गिरी हुई पड़ी थी। जैसे ही विक्टर ने वो देखा, उसने बिना किसी देरी के तुरंत रिएक्ट किया। रात को जो भी कांड हुआ था वो सब समझ गया। लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर क्लोए ने पकड़ लिया विक्टर का हाथ और उसे जोर से झटकने लगी, और विक्टर ने इंस्टेंटली एनालाइज कर लिया कि वो क्या कहना चाहती है। तो विक्टर उसे ले गया रेस्टरूम और बड़े ध्यान से सारा ब्लड साफ किया उसके हाथों से। क्लासरूम वापस आने के बाद विक्टर ने अभी बस 2 कॉप्स को खिड़की से बाहर फेंका ही था, तभी मिया वहां आई अपना लैपटॉप पकड़े हुए। उसने पहले विक्टर को एक नोट देकर ग्रीट किया और फिर सीधा अपने डेस्क पर जाकर अपना काम रिज्यूम कर दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद कार्टर का वो घिनौना चेहरा दरवाजे पर प्रकट हुआ। लूक कहाँ है? तूने उसके साथ क्या किया? विक्टर ने कार्टर की तरफ देखा एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। कौन लूक? ये? नौटंकी बंद कर, वो हरे बालों वाला बंदा। तब जाकर विक्टर को रियलाइज हुआ कि उनमें से एक, कल रात वाले उन 2 नमूनों में से एक का नाम लूक था। फिर भी विक्टर ने फुल अनजान बनने का नाटक किया। मुझे घंटा आइडिया नहीं कि तू क्या बोल रहा है, मैं किसी लूक को नहीं जानता। तुझे लगता है मैं मान लूंगा? वो आगे पीछे कभी गायब नहीं हुआ, वो ठीक तेरे आते ही गायब हो गया। अगर तूने नहीं किया तो किसने किया? क्यों यहां फालतू भौंक रहा है? अगर कोई मिसिंग है तो खुद जाके ढूंढो से, यहां के मेरे दिमाग का दही मत कर। उनका ये लफड़ा सुनकर फटाफट स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गई और जेसिका भी नेचुरली उन लोगों के बीच मौजूद थी। उसने फुल कंफ्यूजन में पूछा, ये क्या सीन है, क्या हुआ? तब जाके कहीं कार्टर ने अपने गुस्से वाले टोन को थोड़ा कंट्रोल किया। लूक और टाइसन दोनों गायब हैं। जेसिका ने एक पल के लिए सोचा और फिर कह रहा था, क्या वो बाहर निकल गए होंगे लूट और सप्लाईज की खोज में? इम्पॉसिबल, मेरे ऑर्डर्स के बिना उनकी इतनी मजाल नहीं कि वो अकेले निकल जाएं। विक्टर ने तुरंत रोस्ट किया। तुझे इतना यकीन है कि वो तेरी सुनेंगे? शायद वो तुझसे काफी पहले ही पक चुके थे और उन्होंने बस एक सही मौका ढूंढा। तेरे सोते ही वहां से कल्टी मारने का। इन बातों से कार्टर का रेज मीटर फुल हो गया। गुस्से में वो बिल्कुल ऐसा दिख रहा था जैसे वो विक्टर पर टूट पड़ना चाहता हो उसी स्पॉट पर वो जानता था कि उसका लेवल विक्टर से कम है। जब देखा कि माहौल काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव और टेंस होता जा रहा है, जेसिका ने तुरंत सिचुएशन को हैंडल किया। शायद वो दोनों सच में किसी काम से गए हों और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। चलो अभी थोड़ा वेट करते, थोड़ी देर और। फाइन, इस बार जेसिका पर ट्रस्ट कर लेता हूं, सिर्फ इस एक बार। लेकिन अगर वो वापस नहीं आया अंधेरा होने से पहले, तो विक्टर को मुझे एक सॉलिड एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ये थ्रेट देने के बाद कार्टर मुड़ा और अपने चेहरे पर एक कोल्ड लुक लेकर निकल गया। उसके फेस पर किलर वाइब्स थी। जैसे ही कार्टर स्टोरेज रूम के पास से गुजरा, वहां के चश्मिश इंचार्ज ने तुरंत उसे रिपोर्ट किया। कार्टर, स्टोरेज रूम का सारा खाना खत्म होने वाला है, तो लोगों को बाहर भेज और ढूंढने के लिए, समझा? जी सर, मैं अभी अरेंज करता हूं। वो चश्मिश बंधा जाने के लिए मुड़ ही रहा था कि कार्टर ने उसे फिर से रोक लिया। वेट, मैं तुझे एक नई लिस्ट देता हूं। इस लिस्ट के लोगों को असाइन कर। और उस लिस्ट पर मौजूद हर एक नाम उन लोगों का था जो अक्सर कार्टर के ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं लेते थे। कार्टर की नजर में ऐसे फत्तू लोग बस उसके रास्ते के कांटे थे। बजाय इसके कि उन्हें कैंप में रखकर अपने रास्ते में आने दे, बेहतर था कि उन्हें बाहर सप्लाईज की सर्च में भेज दिया जाए। और अगर वो बाहर टपक गए तो भाई राशंस की बचत भी हो जाएगी। ये तो एक तीर से 2 निशाने लगाने वाला सीन था। ये सोचती कार्टर के फेस पर एक कमीनी स्माइल धीरे धीरे फैलने लगी। अगर गेम ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब यहां सिर्फ वही लोग बचेंगे जो उसकी हर बात बिना किसी सवाल के फॉलो करेंगे। और जब वो विक्टर उस कमीने से ठीक से निपटेगा जिसने उसे इतनी बुरी तरह से जलील किया था। तभी एक नर्म और सिडक्टिव आवाज अचानक कहीं पास से गुंजी। कार्टर, तो ये सीन है? अबे कहाँ मरा पड़ा है? मैं हर जगह तुझे ढूंढ रही हूं। कार्टर ने सर उठा के देखा। एमिली एकदम फ्लैशी और आई कैचिंग एस रैंक अवतार में मटकते हुए उसकी तरफ आ रही थी। यहाँ क्या कर रही है? जेसिका कहाँ है? वो तेरे साथ क्यों नहीं है? एक स्टूडेंट को फीवर है और वो वहां उनका ध्यान रख रही है। कार्टर ने जैसे ही ये सुना, उसके चेहरे पर एक थरकी स्रीजी स्नाई इक्विप हो गई। क्योंकि जेसिका अभी बिजी थी, तो क्या ये उसके लिए अपनी थरक मिटाने का एक परफेक्ट गोल्डन चांस नहीं था? उस गंदे थॉट के साथ जिस तरह कार्टर एमिली को देख रहा था, वो एकदम क्रीपी और ट्विस्टेड हो गया। तो मुझसे क्या काम है तुझे? एमिली ने अपने होंठ हल्के से चबाए। क्या मैं तेरे पास बिना किसी वजह के नहीं आ सकती? बिना किसी रीजन के? ऑफ कोर्स, तू तो बिल्कुल। सच तो ये है कि मैं भी तेरे बारे में ही सोच रहा था। एमिली की आंखों में शर्म की एक डीबफ चमकी। ओह, बस भी करो अब, तुम तो मुझे शर्म से लाल कर रहे हो। ये देखकर कार्टर का हीट मीटर तुरंत लेवल अप हो गया और उसके अंदर एक डिजायर वेव का सर्ज उठा। वो डेस्परेट होकर आगे बढ़ा एमिली की कमर में हाथ डालने के लिए, पर उसने परफेक्ट इवेजन दिखाते हुए साइड स्टेप लिया और बच गई।
कार्टर, तुम्हें डर नहीं लगता कोई हमें देख लेगा? कितना ऑकवर्ड होगा। कार्टर जोर से हंसने लगा। तो फिर ये कैसा रहेगा? मैं वैसे भी स्टोरेज रूम जा रहा था सप्लाईज चेक करने, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो? एमिली ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। जरूर जरूर। फिर वो दोनों एक के पीछे एक स्टोरेज रूम के अंदर चले गए। कार्टर, जिसने पहले एंट्री थी, उसके पीछे बड़े आराम से दरवाजा लॉक कर दिया। फिर बिना सब्र के दोबारा मूव किया एमिली को किस करने के लिए, पर उसने डॉज कर दिया, एक बार फिर एक फास्ट साइड स्टेप के साथ। कार्टर इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि वो वहीं खड़े खड़े उछल रहा था। अब क्या मूव है? एमिली ने पहले अपनी नजर क्वाइटली घुमाई स्टोरेज रूम के सारे सप्लाईज पर, फिर कैजुअली पूछा, कार्टर, लगता है यहां अब ज्यादा फूड बचा नहीं है ना? कार्टर ने बात को टाल दिया लापरवाही से। इतना काफी है तब तक जब तक मेरे डैड की प्राइवेट सिक्योरिटी टीम मुझे रेस्क्यू करने नहीं आती। बोलते बोलते उसने पहले ही अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए थे। बातें बहुत हुई, हरी अप, सीन हो जाएगा अगर किसी ने पकड़ लिया तो। एमिली ने एक हल्की हंसी छोड़ी। कार्टर, क्या तेरे डैड सच में लोग भेज पाएंगे तुझे बचाने? कार्टर वहीं स्पॉट पे फ्रीज हो गया। आखिर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या था? पर तभी एमिली ने फौरन अपना टोन बदल दिया, एक शातिर स्माइल के साथ अपना मुंह छुपाते हुए। ओह, मैं तो बस गैस रही थी, इतना टेंस मत हो। ओ याद आया, जेसिका ने मुझे किसी हेल्प के लिए बुलाया था। बाय कार्टर। जैसे ही उसने बात फिनिश की, एमिली मुड़ी और सीधा बाहर निकल गई, कार्टर को वहां अकेला छोड़ते हुए, जो ऑकवर्डनेस में एकदम जम गया था, एक कंप्लीट क्लाउन लगते हुए। दूसरी तरफ विक्टर ज़ॉम्बीज को पेलने में बिजी था जब उसे अचानक दूर से किसी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई। अपने हाथ में वही बेसबॉल बैट लिए हुए उसने मुड़कर उस आवाज के सोर्स की तरफ देखा, जहां उसे दूर एक बिल्डिंग की खिड़की पे एक औरत खड़ी दिखी। वो उसकी तरफ देखकर पूरी जान लगा के चिल्ला रही थी। विक्टर अपने दिमाग में उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। क्या ये औरत खुद को मौत के मुंह में ढकेल रही थी? इस अपॉक्लिप्स के वक्त इतनी जोर से मदद के लिए चिल्लाना सीधा सीधा सुसाइड मिशन है। विक्टर को पता था कि वो उसका अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है, पर विक्टर का उसे बचाने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। फिर भी उस औरत का चिल्लाना किस्मत से विक्टर के लिए एक एक्सीडेंटल जैकपॉट बन गया। खुले मैदान में घूम रहे सारे ज़ॉम्बी को शोर सुन लिया और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। ये सीन देखकर विक्टर क्लोए की तरफ मुड़ा और बोला, चलो निकलते हैं, आज की ड्यूटी जल्दी खत्म। मगर इससे बिल्डिंग के अंदर वाली औरत बुरी तरह बौखला गई और पैनिक करने लगी। ये लोग जा कहाँ रहे हैं? क्या इन्होंने सच में मेरी चीखें नहीं सुनी मदद के लिए? जैसे जैसे ज़ॉम्बीज का स्वॉर्म वहां जमा होने लगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय अपना मुंह कसने और वहीं डुबक कर चुपचाप रोने के, अपने आप में ही। क्लासरूम वापस आने पर विक्टर ने मिया से पूछा, क्या तूने अभी किसी लेडी की चीख सुनी? मिया ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, वो वेंडी थी। वेंडी जानती हो ना, वो हमारी स्कूल नर्स है। विक्टर ने एक मोमेंट सोचा, क्या तू चाहती है मैं उसे बचाऊं? उसी पल जब उसने ये पूछा, मिया का हाथ माउस पर ठिठक गया। मुझे लगा वो तेरे काम आ सकती है। ओ हाँ, वो बिल्डिंग एडमिन बिल्डिंग है। समझ गया। इतना बोलकर विक्टर ने क्लोई को साफ सफाई के लिए लिया। 2 दिन और बीत गए और सर्वाइविंग स्टूडेंट्स टीचिंग बिल्डिंग के अंदर। काउंट फिर से गिर गया। जब विक्टर पहले यहां आया था तब वहां थोड़े 50 ज्यादा स्टूडेंट सर्वाइवर्स बचे थे। अब वहां शायद सिर्फ 30 से थोड़े ज्यादा ही बचे थे। उसी वक्त एक बढ़ता हुआ पैनिक पूरे ग्रुप में तेजी से फैलने लगा। उस दिन विक्टर ने क्लोई की तरफ इशारा किया और मिया से बोला, इस पर नजर रखना मेरे लिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग जा रहा हूं और इसे साथ ले जाना मेरे लिए काफी इनकन्वीनियंट, दिक्कत वाला होगा। विक्टर ने जानबूझकर जो 2 पूरे दिन का वेट किया किसी को भी सेव करने से पहले, उसका रीजन सिंपल था। वो चाहता था कि वेंडी नाम की वो औरत पूरी तरह से डिस्पेयर यानी मायूसी में डूब जाए, क्योंकि तभी जब वो फाइनली उसे बचाने के लिए सामने आएगा तभी वो दिल से उसकी ग्रेटफुल होगी। आधे घंटे बाद विक्टर फाइनली इस ट्रिप की डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, पर वहां 1 दर्जन से ज्यादा ज़ॉम्बीज भटक रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के चारों तरफ, और उन्हें एक एक करके स्नीक किल करने का प्लान अब बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं रह गया था। फास्ट एक्शन चाहिए। विक्टर ने एक गहरी सांस ली और फिर सडनली आगे की तरफ बर्स्ट हुआ और सीधा चार्ज किया इमरजेंसी फायर इक्विपमेंट कैबिनेट की तरफ। ज़ॉम्बीज ने इंस्टेंटली उसे नोटिस किया और दहाड़ते हुए उसकी डायरेक्शन में स्वॉर्म करने लगे। ये देखकर विक्टर ने तुरंत अपनी पूरी पावर के साथ आगे स्प्रिंट करना शुरू किया, और इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उसे घेन पाते उसने खुद को फायर स्टेशन पॉइंट के अंदर झोंक दिया। लूट अक्वायर्ड, 2 वॉकी टॉकीज, 1 फायर एक्स और 1 एस्केप रोप। विक्टर ने हर एक आइटम पैक किया और उन्हें अपने साथ ले लिया। इन्वेंट्री अपडेट कंप्लीट। लेकिन जैसे ही वो सप्लाईज लूटने में फुली फोकस था, तभी उन खतरनाक ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला बोल दिया। ज़ॉम्बीज ने डिस्टेंस ऑलरेडी क्लोज कर लिया था और अब वो उससे 3 मीटर से भी कम दूरी पर थे। किस्मत अच्छी थी,
विक्टर के रिफ्लेक्सेस काफी फास्ट थे। उसने तुरंत रुख मोड़ा और तेजी से लपका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के अंदर। वहां 3rd फ्लोर के रेस्टरूम में वेंडी की कॉन्शियसनेस अब धीरे धीरे खोने लगी थी। सब धुंधला रहा था। तभी उसे हल्की सी दरवाजा तोड़ने की एक धमाकेदार आवाज सुनाई दी। फिर बाहर से एक बंदे की आवाज आई, पैरी मर गई, लगता है मैं अभी भी काफी लेट हो गया। वेंडी ने अचानक अपनी आंखें खोली और पूरी जान लगाकर चिल्लाई, मैं अभी जिंदा हूं, प्लीज मुझे बचा लो। विक्टर ने उसकी तरफ एक बेसबॉल बैट टॉस किया। क्या अभी भी मूव कर सकती हो? अगर सरवाइव करना है तो इस वेपन को थामे रखना। वेंडी ने अपने दांत भींचे और पूरी ताकत से खड़े होने की कोशिश की। दीवार का सपोर्ट लिया। मैं कर सकता हूं। विक्टर ने लीड किया वेंडी को कमरे से बाहर, और जैसे ही वो बाहर निकले एक ज़ॉम्बी लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ लपका। विक्टर ने 2 स्टेप्स आगे बढ़ाए और अपनी फायर एक्स सीधा ज़ॉम्बी के सर पर दे मारी। क्रिटिकल हिट। बस उस एक ब्लो से ज़ॉम्बी ने मूव करना पूरी तरह बंद कर दिया। ये देखकर विक्टर को लगा कि एक्स तो सच में काफी ज्यादा ओपी चीज है। वेंडी जो उसके पीछे आ रही थी पूरी तरह स्टन रह गई। उसके लिए ज़ॉम्बीज पेलना विक्टर के लिए बच्चों का खेल लग रहा था। जब तक विक्टर सीढ़ियों तक पहुंच गया था, वेंडी होश में आई और तुरंत उसके पीछे भागी। सीढ़ियों पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज की भीड़ जमा हो गई थी, जो विक्टर का पीछा करते हुए अंदर आ गए थे। बाहर टेरेन काफी ज्यादा ओपन था। जैसे ही वो अंदर गया, अगर वो घेरा जाता तो उसे हैंडल करना पड़ता हर डायरेक्शन से होने वाले अटैक्स को एक साथ। पर अब सीन बिल्कुल अलग था। सीढ़ियां इतनी नैरो थी कि सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी एक बार में विक्टर तक पहुंच सकता था। तो जाहिर है विक्टर फुल ऑन कॉन्फिडेंस में था। ऊपर से उसके पास हाई ग्राउंड एडवांटेज का, जिससे ज़ॉम्बी स्कल्स को फोड़ना हद से ज्यादा ईजी हो गया था। बस कुछ ही मिनट्स में पूरी स्टेयरकेस ज़ॉम्बी की लाशों का कारपेट बन चुकी थी। वेंडी शॉक में उसे घूरती रह गई एक बार फिर, और विक्टर की इमेज उसके दिल में और भी बड़ी होती गई, लगभग किसी देवता जैसी। मगर ठीक उसी मोमेंट पर अचानक किसी चीज ने वेंडी का टखना पकड़ लिया। जब उसने नीचे देखा तो एक फीमेल ज़ॉम्बी उसके पैरों के पास थी। उसका आधा चेहरा पहले से ही काट खाया। वेंडी डर के मारे वहीं फ्रीज हो गई। उसकी पूरी बॉडी थर-थर कांप रही थी। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए, लेकिन विक्टर बस साइड में खड़ा रहा, बिल्कुल इमोशनलेस होकर। अगर तुम इसे बैट से खत्म नहीं करने वाली तो क्या इसे हॉलीडेज तक पालना है? विक्टर की बातों ने वेंडी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल कर दिया। दांत पीसते हुए उसने बेसबॉल बैट सर के ऊपर उठाया, आंखें बंद की और पूरे दम से उसे नीचे दे मारा। विक्टर ने यह सब साइड से कोल्डली देखा, क्योंकि ये स्ट्रे ज़ॉम्बी उसने जानबूझकर वहां पहले से ही सेटअप किया था। वो वेंडी को इस क्रूअल और डायरेक्ट मेथड से जल्दी ग्रो करवाना चाहता था, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। विक्टर ने सैटिस्फैक्शन के साथ सर हिलाया। शाबाश। विक्टर से ये प्रेज सुनकर वेंडी के अंदर खुशी का वो लेवल बर्स्ट हुआ जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। कुछ ही देर बाद मिया ने विंडो के पास खड़े होकर एक्साइटेडली चिल्लाया, तुम वापस आ गए? क्लोई भी वहीं खड़ी थी उसके बगल में, और भले ही उसका फेस अभी भी एक्सप्रेशनलेस था, पर उसकी नजरें दूर खड़े विक्टर पर ही लॉक्ड रहीं पूरे टाइम। काफी सारे स्टूडेंट्स भी इस कमोशन से वहां खिंचे चले आए, एमिली को मिलाकर, और उस मोमेंट पर उसकी आंखें चमक रही जब वो बाहर देख रही थी। जब तक विक्टर वेंडी के साथ विंडो तक पहुंचा, मिया बस उसे खोलने ही वाली थी, पर एमिली ने ज्यादा स्पीड दिखाई, विंडो को धक्का देकर पहले खोल दिया और अपना हाथ विक्टर की तरफ बढ़ाया। विक्टर ने हालांकि उसे पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा वॉल्ट करके विंडो से अंदर कूद गया। दूसरी तरफ वेंडी एमिली का हाथ पकड़ा और जैसे तैसे मैनेज किया क्लासरूम के अंदर क्लाइंब करने में विद फुल डिफिकल्टी। खुद को स्टडी करने के बाद वेंडी ने सॉफ्टली बोला, थैंक यू, लेकिन एमिली के फेस की स्माइल थोड़ी स्टिफ थी। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है वेंडी, वेलकम टू आवर ग्रुप। बाकी स्टूडेंट्स ने तुरंत वेंडी को चारों तरफ से घेर लिया और सब एक साथ उससे ग्रीट करने लगे। ये ऑब्वियस था कि वेंडी एक्चुअली काफी वेल लाइक थी स्टूडेंट्स के बीच। विक्टर हाउएवर ने इस नॉइजी भीड़ पे जीरो अटेंशन दी और बस क्लोई कॉक ने साथ अपस्टेयर्स ले गया। वेट विक्टर! उसी मोमेंट जब वेंडी ने विक्टर को एग्जिट मारते देखा, उसने तुरंत स्टूडेंट्स को डिच किया और हरीड स्टेप्स के साथ उसके पीछे निकल गई। बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स एक दूसरे को कंफ्यूजन में देखने लगे, समझ नहीं पाए कि क्यों वेंडी ने उन्हें सडन डिच करके चेस किया उसके पीछे। ठीक उसी वक्त 4 हसीनाएं 2nd फ्लोर क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी थीं। मिया ने अपना चश्मा ऊपर पुश किया और खामोशी से बाकी तीनों को एनालाइज करने लगी। उन चारों में से सिर्फ मिया के पास ही वहां होने की सबसे लेजिटिमेट वजह थी। बाकी तीनों का तो शायद वो खुद भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि वो आखिर यहां कर क्या रही हैं। विक्टर भी एक पल के लिए थोड़ा थंबा जब उसने दरवाजे पर उन 4 औरतों को देखा, पर वो तुरंत नॉर्मल हो गया। उसने पॉट का ढक्कन उठाया और एक लाजवाब माउथ वाटरिंग अरोमा ने पल भर में पूरे क्लासरूम को भर दिया। जैसे ही उन्हें वो स्मेल आई, चारों लड़कियों ने इनवॉलेंटली अपना थूक निगल लिया। विक्टर ने पहले एक बोल अपने लिए निकाला और दूसरा क्लोए के लिए।
फिर उसने एक और बोल सर्व किया और मिया को पकड़ा दिया। खाते खाते मिया बाकियों को काफी तशन और स्मग वाली निगाहों से देख रही थी। वेंडी बेचारी कितने दिनों से भूखी थी, बस अपनी जिद्दी विल पावर के दम पर ही इतने टाइम से टिकी हुई थी। तो जैसे ही उसने वो लजीज खुशबू सूंघी, उसका रिएक्शन सबसे खतरनाक था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। पर इतनी भूख के बाद भी उसने पहले विक्टर को शुक्रिया बोला, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तभी विक्टर की आंखों के सामने एकदम से सिस्टम पैनल प्रकट हुआ। टारगेट नेम वेंडी, आइडेंटिटी स्कूल नर्स, अफेक्शन 50, हैंड होल्डिंग रिवॉर्ड फील्ड मेडिकल किट, इमरजेंसी मेडिसिन गाइड, फर्स्ट किस रिवॉर्ड ज़ॉम्बी वायरस वैक्सीन, कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट रिवॉर्ड टॉप टियर मेडिकल रूम और सपोर्टिंग मेडिकल इक्विपमेंट। ये देखकर विक्टर के चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आई, एक सैटिस्फाइड स्माइल। लगता है कि डीले करना वेंडी का रेस्क्यू पहले सच में एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इस एक सिंगल स्टेप ने सीधा उसके अफेक्शन स्टैट्स को बूस्ट करके लेवल 50 तक पहुंचा दिया। विक्टर ने वेंडी से पूछा, खाना है तुझे? उसने कहा, हाँ बहुत ज्यादा, मेरे लिए ग्राइंड कर और मैं तुझे वही टॉप टियर ट्रीटमेंट दूंगा, एक बोल मीट और एक बोल वेजीज हर दिन। ये सुनकर मिया, जो अभी मजे से पेल रही थी, अचानक से लगा कि उसके मीट की खुशबू अब उतनी ओपी नहीं रही। वेंडी ने दूसरी तरफ बिना एक सेकंड की देरी के डील लॉक कर दी, नो प्रॉब्लम। इसके बाद विक्टर ने वेंडी को भी बोल सर्व किया और जैसे ही उसने बोल पकड़ा, वो तुरंत भुक्कड़ों की तरह खाना पेलने लगी, जैसे सदियों से भूखी हो। तब विक्टर ने अपनी नजरें उन 2 औरतों पर शिफ्ट की जो अभी भी बची हुई थीं। टारगेट नेम जेसिका, आइडेंटिटी आर्ट स्टूडेंट, पियानिस्ट, अफेक्शन लेवल 0, हैंड होल्डिंग रिवॉर्ड मास्टर लेवल पियानो स्किल्स, फर्स्ट किस रिवॉर्ड एक कंप्लीट वर्ल्ड पियानो स्कोर कलेक्शन, कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट रिवॉर्ड अल्टीमेट पियानो आर्टिस्ट्री टैलेंट, टारगेट नेम एमिली, आइडेंटिटी गोल्ड डिगर स्टूडेंट, हैंड होल्डिंग रिवॉर्ड एक डेजिग्नेटेड व्हीकल, बर्स्ट किस रिवॉर्ड एक फुली फर्निश्ड 1000 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट, कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट रिवॉर्ड एक 10,000 स्क्वायर फीट लग्जरी। विला सिस्टम से अपने दिमाग में सवाल करने के बाद विक्टर को फाइनली पता चला कि रिवॉर्डेड व्हीकल एक्चुअली कोई भी मॉडल स्पेक किया जा सकता था जो वो चाहता हो। छोटी सी शेवरले या फरारी से लेकर किसी जायंट एंड ऑफ रोड हैवी ट्रक तक वो कुछ भी चूज कर सकता था, यहां तक कि सीधा एक असली मेन बैटल टैंक पर हाथ साफ कर सके। ऊपर से वो 1000 स्क्वायर फीट वाला अपार्टमेंट भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। विक्टर के सेफ हाउस का एरिया सीधा डबल करने के लिए एकदम ओपी। लगता है एमिली की वैल्यू सच में थोड़ी काम की निकली आखिरकार। रही बात जेसिका के अपोकलिप्स रिवॉर्ड्स की, तो वो ऑनेस्टली थोड़े से अंडरवेलमिंग थे। एमिली ने तुरंत विक्टर की बदलती नजरों को ताड़ लिया और उसने बाल पीछे किए और एकदम नखरे वाली प्यारी आवाज में बोली, क्या मैं भी आपके लिए काम करूं? जैसे ही मिया ने यह सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए और घिन से उसका दिमाग खराब होने लगा। पर उसे एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि एमिली का यह सिडक्शन वाला नाटक काम कर जाएगा, क्योंकि मिया के उसकी नजरों में विक्टर सिर्फ उन्हें ही रखता था जो उसके लिए यूजफुल थे। पर वो दंग रह गई जब विक्टर ने बिना किसी हेजिटेशन के सर हिला दिया, बिल्कुल बाकी दोनों के साथ ही। ये सुनते ही मिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एमिली कर ही क्या सकती थी? उसे मिया जैसा सेम ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा था? ठीक उसी पल एमिली ने वो बोल लिया जो विक्टर ने उसे दिया था, और उसकी उंगलियां विक्टर के हाथ से हल्की सी टच हुई, जैसे कोई एक्सीडेंट हो। पर विक्टर उसकी चाल एक सेकंड में समझ गया। तुम चाहो तो यहां रुकने का ऑप्शन भी चुन सकती हो। नहीं, मैं आपके साथ ही आऊंगी। एमिली काफी तेज और स्मार्ट औरत थी। उसे अच्छे से पता था कि यहां रुकने का मतलब था एक बहुत ही दर्दनाक मौत। इसलिए उसने विक्टर पर बेट लगाना ही सही समझा। उनके शोर ने जल्दी ही सबका ध्यान खींच लिया, स्टूडेंट्स की भीड़ के ऊपर, और वो पूरा ग्रुप तुरंत आपस में खुसर फुसर करने लगा। ये लोग आखिर कहां निकल रहे हैं? कहीं इनका दिमाग तो नहीं सटक गया? क्या ये बाहर जाके मौत को दावत देने वाले हैं? चलो पीछा छूटा, मैं तो इन फट्टुओं से पक चुका था। जेसिका भी उसी खड़ी थी, अपने आसपास के स्टूडेंट्स के फट्टू कमेंट सुनती हुई, और गुस्से में उसकी ब्राउज सख्त होती गई। भले ही विक्टर ने कल उसे रिजेक्ट कर दिया था और काफी कड़वी बातें कही थीं, पर वो उन्हें इस तरह मौत के रास्ते पर जाते हुए चुपचाप नहीं देख सकती थी। इसलिए जेसिका ने अचानक भीड़ को चीर दिया और सीधा विक्टर के रास्ते में खड़ी हो गई। तुम ये सेफ जोन छोड़कर कहां जा रहे हो? जेसिका ने अचानक से क्राउड को पीछे धकेला और सीधा विक्टर के सामने आके रास्ता रोक लिया। विक्टर, ये जगह छोड़कर कहां निकल रहे हो? आखिरकार तुम में से किसी ने भी कभी पहले से ही चाहती थी कि मैं यहां रहूं, है ना? विक्टर के इस पॉइंट ब्लैंक सवाल ने जेसिका को तुरंत स्पीचलेस कर दिया। उसने बस कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था
कि तभी पीछे से एक अचानक आवाज गूंजी। सही कहा, हमें सच में तुम्हारा यहां कोई वेलकम नहीं करना, पर बाकी लोग जा सकते हैं। वेंडी, तुम स्कूल नर्स हो, तुम्हें हमारे साथ रुकना चाहिए, हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। कार्टर को बाकियों से बेहतर पता था कि एक डॉक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, और वो साफ तौर पर स्टूडेंट्स को एज अ लेवरेज यूज करके वेंडी पर मॉरल प्रेशर डाल रहा था ताकि वो रुक जाए। जैसे ही विक्टर ने ये सुना, उसका गुस्सा ऑन द स्पॉट भड़क उठा। डैम इट, मीने की इतनी हिम्मत कि मेरे बंदे को मेरे ही सामने से पोच करे। लेकिन इससे पहले कि विक्टर कुछ बोल पाता, वेंडी ने आगे कदम बढ़ाए। पहले आगे बढ़ो, यहां तो कोई बेसिक मेडिकल सप्लाईज नहीं है। अगर मैं रुकता भी तो मैं किसी काम का नहीं होता। मैं तुम्हें छोड़ देता विक्टर, पर तुम एक टीचर हो। भले ही तुम एक्चुअली कुछ ना करो, बस तुम्हारा प्रेजेंस ही सबको काफी ज्यादा सिक्योर फील कराएगा। कार्टर साफ तौर पर थोड़ा और स्ट्रगल करना चाहता था, पर वेंडी बिल्कुल नहीं हिली अपनी जगह से। उसने पहले ही अपना माइंड बना लिया था विक्टर के साथ निकलने का। देखकर कि वेंडी को परसुएट करने का कोई चांस नहीं है, कार्टर ने फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दिया, और उसकी नजरों में सिर्फ वेंडी थोड़ी यूजफुल थी। बाकी मिया और एमिली तो बस डेड वेट यानी बोझ थी। बहुत हो गई बकवास, निकलो अब यहां से। विक्टर को इस बेमतलब की बहस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कार्टर के साथ तो वो पलटा और निकल गया, और उसके पीछे खड़ी औरतों ने भी तुरंत उसे फॉलो किया उसके पीछे पीछे। जब से ये वर्ल्ड एंडिंग अपअप्स शुरू हुआ है, ये पहली बार था जब एमिली टीचिंग बिल्डिंग के बाहर निकली थी। वो नर्वसली चारों तरफ देख रही थी, पूरी तरह से रेडी कि किसी भी सेकंड पलटकर अपनी जान बचाने को भाग सके। फिर भी जिस बात ने उसे थोड़ा रिलीफ दिया वो ये था कि रास्ते में कोई भी जिंदा ज़ॉम्बीज नहीं थे, बस जमीन पर हर तरफ सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थीं। ग्रुप स्कूल के पीछे खुले मैदान तक पहुंच गया, और तभी विक्टर ने चलना बंद किया। वो मोमेंट एमिली ने देखा तो उसकी फटने लगी। हम रुके क्यों? अभी तो यहां कोई ज़ॉम्बीज नहीं है, तो क्या हमें जल्दी से निकलना नहीं चाहिए? हम यहां हैं, क्या तेरा मतलब हम यहां पहुंच गए? कोई कैसे ऐसी मनहूस और सुनसान जगह पे रहने का सोच भी सकता है? ये बंदा सच्ची में क्रेजी हो चुका है ना? अगर मुझे पता होता कि सीन ऐसा होने वाला है तो मैं कभी इसके पीछे यहां नहीं आती। विक्टर को एमिली की फालतू बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उस मोमेंट पे उसका सारा अटेंशन सिर्फ सिस्टम पर फोकस था। सिस्टम, प्रॉपर्टी रिवॉर्ड क्लेम करो, ब्लूप्रिंट डिटेक्टेड, ब्लूप्रिंट के हिसाब से बिल्ड करो। यस। जैसे ही वो थॉट फिनिश हुआ, उनके सामने की खाली जमीन पर अचानक एक स्टील फोर्ट्रेस हो गया कहीं से भी। ये एपिक नजारा देखकर हर एक बंदे की बोलती बिल्कुल बंद हो गई। सब स्टंट थे। मिया शायद पहली थी जिसने इसे पहचान लिया, क्योंकि बिल्डिंग का ओवरऑल स्ट्रक्चर उसके ठीक सामने जो नजारा था वो बिल्कुल उसके बनाए हुए ब्लूप्रिंट के आइडेंटिकल था। उसने विक्टर को पूरे शौक के साथ देखा और बस कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि विक्टर ने पहले ही उसे बीच में रोक दिया। फालतू सवाल मत पूछो, तुम्हें सिर्फ एक चीज जानने की जरूरत है। मैं तुम सबको सरवाइव करवा सकता हूं, उतना काफी है। एमिली ने तुरंत अपना वो ग्लूमी सा एक्सप्रेशन झटक दिया जो वो अभी थोड़ी देर पहले कैरी कर रही थी, और अंदर से वो इतनी ज्यादा एक्सटैटिक फील कर रही थी कि उसका मन किया कि वो उसी स्पॉट पर विक्टर पर कूद जाए। विक्टर सीधा सेफ हाउस की तरफ बढ़ा। उसका मेन डोर टाइटेनियम एलॉय का बना था, और वहां एक इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट लॉक सिस्टम था। अपना खुद का फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने के बाद विक्टर ने कैजुअली क्लोई का फिंगरप्रिंट भी ऐड कर दिया। रही बात वेंडी और मिया, वो तो तब तक वेट हो सकता है जब तक उनका अफेक्शन लेवल 60 ना पहुंच जाए। और एमिली की तो बात ही एकदम अलग थी। उस औरत के पास बहुत ज्यादा स्कीम्स और ढेर सारी छोटी मोटी ट्रिक्स थीं, तो जब तक उसका अफेक्शन कम से कम 80 ना पहुंचे, विक्टर उसके बारे में सोचेगा तक नहीं। जैसे ही टाइटेनियम एलॉय वाला दरवाजा धीरे से खुला, विक्टर पूरी पार्टी को अंदर ले गया। क्योंकि सेफ हाउस अभी के हिसाब से उतना बड़ा नहीं था, तो फिलहाल इसमें सिर्फ एक लिविंग रूम, 3 कमरे, एक बाथरूम और एक स्टोरेज रूम ही था। फिर भी सिस्टम काफी ज्यादा जनरस निकला। ना सिर्फ उसने पूरी जगह फर्निश कर दी थी, बल्कि एक डीजल जेनरेटर भी प्रोवाइड किया। मगर अफसोस की बात थी कि सिर्फ एक अकेला डीजल का बैरल मिला था। जैसे ही उन औरतों ने अंदर कदम रखा, वो इधर उधर देखने लगी क्यूरियोसिटी से चारों तरफ, और हर थोड़ी देर में तब उनमें से एक हैरानी से चिल्ला उठती, ओ भाई साहब, यहां तो सच में एक बाथरूम में बाथटब है और ऊपर से गर्म पानी भी। स्टोरेज रूम इतना बड़ा है और इसमें रेफ्रिजरेशन भी है। ये तो गजब है। बाप रे, बेडरूम्स में असली बेड्स लगे हैं और लिविंग रूम में तो एक सोफा भी है। उन औरतों की शॉक्ड आवाजों की स्ट्रीम सुनते विक्टर को अपने अंदर एक जबरदस्त सेटिस्फैक्शन फील हुई, और ये तो बस शुरुआत थी। जब तक विक्टर अफेक्शन टास्क्स फार्म करता रहेगा, सेफ हाउस एक्सपैंड होता जाएगा और इसके फंक्शंस और भी ज्यादा कंप्लीट होते जाएंगे। उसी मोमेंट एमिली ने अचानक इनिशिएटिव लिया और सजेस्ट किया, क्यों ना हम पहले रूम सॉर्ट आउट कर लें। ये बॉस को एक रूम सोलो मिलेगा, मिया और मैं एक शेयर कर लेंगे, वेंडी और क्लोई आखिरी वाला शेयर करेंगे। पर जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, मिया ने इंस्टेंट ऑब्जेक्शन के लिए जंप किया। नो वे, मैं तेरे साथ रूम शेयर करूंगी।
आई वॉन्ट टू स्टे विद वेंडी। क्लोई ने कुछ नहीं बोला और बस साइलेंट मोड में हाथ बढ़ाकर विक्टर के कपड़ों का कॉर्नर पकड़ लिया। ये प्लान भी सॉलिड है। फिर बॉस और उनकी छोटी बहन एक रूम शेयर करेंगे और मिया और वेंडी दूसरा हैंडल करेंगे। पर मिया ने अब भी एक्सेप्ट नहीं किया। तुझे अकेले पूरा रूम क्यों मिल रहा है? तुम सबने देखा ना बॉस और उनकी के बीच क्या सीन चल रहा था अभी, है ना? और जब तू मेरे साथ रहने से मेरे साथ, तो जाहिर है मैं अकेली ही रहूंगी। वैसे सच तो यह है कि एक और तगड़ा आइडिया है। क्यों ना तुम बस लिविंग रूम में अकेले ही सो जाओ। एमिली, क्या तुमने ठान रखी है कि मेरी लाइफ हार्ड करोगी? ये देखते हुए कि वो दोनों आपस में भिड़ने ही वाले हैं, विक्टर ने सीधा आवाज उठाई। बस बहुत हुआ, सब वैसा ही होगा जैसा एमिली ने बोला। विक्टर के बोलते ही दोनों बंदियां एकदम साइलेंट हो गई। मिया गुस्से में वेंडी को घसीटकर कमरे में ले गई। एमिली भी अपने रूम में लौटी और दरवाजा बंद कर लिया। न जाने अंदर क्या कर रही थी। विक्टर ओरिजिनली चाहता था कि इस सेफ हाउस को थोड़ा स्कैन कर ले, पर क्लोई ने उसे छोड़ने से साफ मना कर दिया। वो बचे हुए कमरे की तरफ पॉइंट करते हुए एक मासूम बचकानी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे, सो जाओ। विक्टर पहले तो सच्ची में मना करना चाहता था, पर वो बिल्कुल हेल्पलेस था। क्लोई की उन बड़ी आंखों की डिस्ट्रक्टिव पावर कुछ ज्यादा ही ओपी और खतरनाक थी। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से विक्टर के नर्व्स एकदम टाइट थे और उसे सच में एक प्रॉपर रेस्ट की सख्त जरूरत थी। जैसे ही विक्टर बेड पर लेटा, क्लोई तुरंत उससे एकदम चिपक गई। एक छोटी बिल्ली की तरह उसकी बाहों में सिमट गई। विक्टर के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय पलटने और उसे हक करने के, और देखते ही देखते वो गहरी नींद में सो गया। एक ज़ॉम्बी होने के नाते क्लोई को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसने बस अपना छोटा सा चेहरा विक्टर के चेस्ट पर रखा और खामोशी से उसकी हार्ट बीट सुनने लगी। मीनवाइल वापस टीचिंग बिल्डिंग में स्टूडेंट्स ने भी वो गजब का सीन डिस्कवर कर लिया। वो अजीब सी बिल्डिंग जो अचानक प्रकट हुई थी बिल्कुल कहीं से भी, आउट ऑफ नोवेयर, और कोई तुरंत फुल स्पीड में भागा कार्टर को रिपोर्ट देने। ये सुनने के बाद कार्टर का दिमाग बिल्कुल चकरा गया, क्योंकि उसे दूर दूर तक याद नहीं था कि स्कूल के पीछे ऐसी कोई वियर्ड बिल्डिंग थी। पर फिर भी वियर्डली इनफ उसके मेमोरी के किसी कोने में ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्डिंग हमेशा से वहीं थी। भले ही उनमें से किसी ने भी उस सेफ हाउस को अपनी आंखों से जमीन से नहीं निकाला था, सिस्टम के इस रहस्यमयी इन्फ्लुएंस की वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये बिल्डिंग हमेशा से वहीं खड़ी थी, जैसे ये दुनिया की सबसे नेचुरल बात हो। कार्टर ने उस स्टूडेंट को घूर कर देखा जो खबर लाया था इसको रिपोर्ट करने के लिए। तूने उस आउटसाइडर को लोगों को उस बिल्डिंग के अंदर ले जाते हुए अपनी आंखों से देखा? हाँ, मैंने खुद देखा। कार्टर, वो जगह काफी सॉलिड लग रही है, क्यों ना हम उसे अपने कब्जे में कर लें? क्या तू पागल है? अगर सेफ्टी की बात हो रही है तो क्या ये टीचिंग बिल्डिंग जहां हम हैं पहले से सेफ नहीं है? इतनी बड़ी जगह में रहने के बजाय तो उस नन्हे से शैक में घुसना चाहता है। तो बता, क्या तेरा दिमाग खराब है या मेरा? जब तक विक्टर अपनी नींद से जागा तब तक शाम के शार्प 5 बज चुके थे। अपनी हाफ डेज्ड स्टेट में उसे अचानक एक छोटा हाथ अपने नीचे बेचैनी से हिलते हुए फील हुआ। विक्टर इतनी जोर से झटका खा के उठा कि वो तुरंत फुल अलर्ट मोड में आ गया और उसने उस ट्रबलसम नन्हे हाथ को एक ही मूव में पकड़ लिया। क्या कर रही हो तुम? क्लोई ने बस अपनी आंखें झपकाईं उसकी तरफ बड़ी मासूम आंखों से देखते हुए, और कुछ नहीं कहा। विक्टर ने हाथ बढ़ाकर पिंच किया उसके गोल मटोल नन्हे चेहरे को। मेरे साथ डम मत बनो, मुझे पता है तुम सब समझती हो। भूख। इन 2 वर्ड्स को सुनते ही विक्टर को फाइनली लॉजिक समझ आ गया। तो इस नन्ही सी आइटम को भूख लगी थी, पर वो उसे नींद से जगाना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने प्लान किया था कि चीजें खुद हैंडल करके सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगी। बदकिस्मती से उसने इस मिशन के लिए बिल्कुल गलत रास्ता चुन लिया था, और आधा दिन यहां वहां फंबलिंग करने के बाद भी वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। ठीक है, मैं अभी उठ रहा हूं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा खाना बनाने। जब विक्टर लिविंग रूम में एंटर हुआ तो उसने देखा कि बाकी की तीनों औरतें भी वहीं मौजूद थीं। उसी मोमेंट मिया ने जैसे ही उसे बाहर आते देखा, वो तुरंत चिल्ला पड़ी, बॉस जल्दी आओ और इस मॉनिटर को देखो। सर्वेलेंस स्क्रीन पर सेफ हाउस के बाहर का व्यू डिस्प्ले हो रहा था। आसमान से छोटे छोटे व्हाइट स्पेक्स नीचे गिर रहे थे, लेकिन जमीन पर लैंड करते ही वो मेल्ट होकर वैनिश हो गए। मिया ने पजल्ड होकर पूछा, क्या ये विलो कटसन्स है? नहीं, ये स्नोफॉल है। वेंडी नॉर्थ रीजन से थी तो उसने एक नज़र में ही इसे रिकग्नाइज कर लिया, पर बाकी के दोनों जो बचपन से यहीं के लोकल्स थे और पूरी लाइफ यहीं रहे, उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था। मजाक मत करो, ये कोस्ट सिटी है, हम पूरी लाइफ यहीं रहे हैं और कभी यहां बर्फ नहीं देखी, एक बार भी नहीं। सिर्फ विक्टर ही सबसे बेहतर जानता था कि इस बिजार वेदर का रियल मतलब क्या है। अपोकलिप्टिक डिजास्टर की 4th वेव ट्रिगर हो चुकी है।
आखिरकार वो मोमेंट आ ही गया। विक्टर की पिछली लाइफ की मेमोरीज के मुताबिक ये बर्फ पूरे 3 दिन तक गिरती रहेगी और टेम्परेचर नॉन स्टॉप नीचे गिरता ही चला जाएगा पूरे टाइम। तीसरे दिन तक पानी तो भूल जाओ, यूरिन तक हवा को टच करते ही सॉलिड फ्रीज हो जाएगा। नहीं, इन 3 दिनों में विक्टर बिल्कुल भी खाली बैठना अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसे स्नोफॉल शुरू हो इस मौके का फायदा उठाना था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाईज लूट सके। मियाँ, तुम्हारे स्कूल मार्केट में क्या मिलता है? मियाँ पहले तो शौक थी, पर जैसे ही उसने विक्टर को सीरियस देखा, वो भी तुरंत सीरियस मोड में आ गई और डिटेल में समझाने लगी कोस्ट के उस सो कॉल्ड सुपरमार्केट के बारे में। कोस्ट का वो सो कॉल्ड सुपरमार्केट यूनिवर्सिटी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। वो सिर्फ एक कैंपस स्टोर नहीं बल्कि एक मिनी शॉपिंग हब था, जहां फूड, कपड़े, डेली आइटम्स और लगभग हर वो लूट थी जो स्टूडेंट्स को चाहिए थी। इतना काफी था कि बिना कैंपस से बाहर कदम रखे वो जो चाहे खरीद सकते थे। तो सीन जो भी हो, विक्टर को उस सुपरमार्केट की रेड करनी थी, पर अभी नहीं। उसे थोड़ा और पेशेंस दिखाना था। फिर अगले दिन लंच के बाद विक्टर ने सीधा एमिली और वेंडी को कमांड दिया, तुम दोनों रेडी हो जाओ, मेरे और क्लोई के साथ बाहर निकलना है। ये सुनते ही एमिली का चेहरा उतर गया। अगर उसके पास चॉइस होती तो वो लाइफ टाइम सेफ हाउस के अंदर ही रहती, इसलिए उसने तुरंत ही एक्टिंग शुरू कर दी, विक्टर के सामने नखरे दिखाते हुए। बॉस, क्या सच में मुझे बाहर जाना पड़ेगा? विक्टर ने उसकी तरफ एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर देखा। ऑफ कोर्स जरूरत नहीं है, पर मेरे पास यूजलेस लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, मैं जाती हूं। इतना ज्यादा डराना जरूरी था क्या? क्या मैं एक सवाल भी नहीं पूछ सकती? विक्टर ने तब एक और बात बोली, और ज्यादा कपड़े पहन लो, बाहर कड़ाके की ठंड है। देखते ही कि उसे पूरी तरह इग्नोर किया गया है, मियाँ इंस्टेंटली टेंशन में आ गई। फिर मेरा क्या होगा? तेरा काम बस ब्लूप्रिंट पर फोकस करते रहना है। चिल कर, मैं तुझे बिना वजह बाहर नहीं फेंकने वाला। ये सुनने के बाद ही मियाँ ने सुकून की सांस ली। बस 1 सेकंड पहले उसे सच में लगा था कि वो उन बेकार लोगों में से एक बन चुकी है जिनकी विक्टर बात कर रहा था। उसी पल जैसे ही उन्होंने सेफ हाउस से एग्जिट किया, जमीन पर बर्फ उनके तखनों से भी ज्यादा ऊपर थी और परों जैसे मोटे बर्फ के गोले आसमान से लगातार नीचे बरस रहे थे। सबसे बुरा सीन तो बाहर की ब्रूटल ठंड थी। टेम्परेचर शायद फ्रीजिंग पॉइंट से भी काफी ज्यादा नीचे ड्रॉप हो चुका था। भले ही एमिली और वेंडी ने कपड़ों की एक्स्ट्रा पहनी थी, फिर भी दोनों बुरी तरह कांप रही थी और यहाँ तक कि बोलते वक्त उनकी आवाज भी थरथरा रही थी। बॉस, बहुत ठंड है, क्या हम वापस चलें? सब सही है, एक बार गाड़ी के अंदर गए तो सीन सेट है। एमिली ने उधर देखा जहां विक्टर पॉइंट कर रहा था, एकदम पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ। और जो उसने देखा वो एक मैसिव बीस्ट मशीन थी, एक हैवी ट्रक जो सेफ हाउस के एकदम साइड में था। एमिली का मुंह हैरानी में खुला रह गया। एक पूरा अंडा फिट हो जाए इतना बड़ा? ओ भाई, ये खतरनाक चीज आखिर आई कहां से? विक्टर हल्का सा हंसा। पूछ रहा है कहां से आई? अबे तेरे ही कंट्रीब्यूट किए हुए रिवॉर्ड से मिली है ऑब्वियसली। सच बोलूं तो विक्टर का दिमाग पहले काफी चकरा रहा था कि वो एक बैडएस ऑफ रोड व्हीकल चूज करे या फिर एक ओपी आर्मर ट्रक उठाए, पर करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसने फाइनल डिसीजन लिया और डिसाइड किया कि एक हैवी ड्यूटी ट्रक पहले लेना ही सबसे सेफेस्ट चॉइस है। क्या पता अगला कौन सा नया म्यूटेशन या डिजास्टर सामने आ जाए। शायद किसी दिन ये मशीन सच में एक असली ऑप्टिमस प्राइम में इवॉल्व हो जाए अपने आप में।